अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर शो द न्यूज़ रूम। मैं हूं आपके साथ जवेरिया ज़ैद और मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी। नाजरीन, एक नया दिन तो शुरू हो चुका था। सब दबे लफ्जों में एक दूसरे से पूछते थे कि कहीं रात गए वजीर ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो नहीं कर दिया। कि इतने में ये खबर आई कि वजीर ख़जाना अब ऐलान करने जा रहे हैं। 10 साढ़े 10 बजे सुबह का वक्त था और फिर वही हुआ जिसका हर महीने के आखिर और वस्त में यानी कि 15 तारीख को एक डर लगा रहता है कि बस पेट्रोल की कीमत ना बढ़े। लेकिन खैर ये हमारे बस में कहाँ है। वज़ीर ख़जाना ने फौरी इत्तलाक के साथ पेट्रोल और डीजल पर 20 रुपये बढ़ा दिए। 20 रुपये पेट्रोल पर, तकरीबन 20 रुपये डीजल पर। और यूं पेट्रोल 272 रुपये 95 पैसे का हो गया और डीजल 273 रुपये 40 पैसे तक पहुंच गया। जो आपके एहसासात हैं उनको सवालात में ढालकर हम आज मुताल्लिका लोगों से पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। बिल्कुल। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पे होने वाली मुशावरत और अब तक की पेशरफ्त का भी आज के न्यूज़ रूम में हम जायज़ा लेंगे, क्योंकि उस फ्रंट से खबर का ना आना भी एक बड़ी खबर है कि आखिर वो नाम कौन होगा, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। किसका दिया हुआ नाम निगरान वज़ीर आज़म लगेगा, ये लड़ाई है। और ऐसे में सीनियर लीगी रहनुमा राना तनवीर साहब ये कहते हैं कि सियासी शख्सियत के निगरान वज़ीर आज़म लगने से इंतखाबात वक्त पर होंगे। तो इसका क्या मतलब? क्या इंतखाबात के इनेकाद पर सवालिया निशान है, और अगर है तो क्यों है? यकीनी तौर पर ये जैसे जैसे वक्त गुजरेगा क्लियर होता जाएगा कि इंतखाब कब होगा। लेकिन इसका जवाब निगरान वज़ीर आज़म के लगने से जोड़ दिया है सीनियर लीगी रहनुमा ने। आज न्यूज़ रूम में सोमिया आसिम के मुबैना तशद्दुद का शिकार बच्ची की खैर खबर भी लेंगे और इस केस के भयानक और खौफनाक पहलू भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की अहम और बड़ी खबर की कीमत में इजाफा क्यों हुआ, आलमी मंडी में इस वक्त फी बैरल कीमत क्या है, इस सब पर हम बात करेंगे। एक रिपोर्ट मजमूई तौर पर हमने तैयार की है, पहले आप वो देखें फिर फर्दर इसकी डिटेल में जाते हैं। हुकूमत के 15 माह में 12 बार पेट्रोल महंगा हुआ। पीटीआई के बाद पीटीएम हुकूमत भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही। 15 माह में मजमूई तौर पर पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 90% इजाफा हुआ। पीटीआई हुकूमत के इख्तिताम के वक्त पेट्रोल की कीमत 149 रुपए 86 पैसे थी और आज ये कीमत 272 रुपए 85 पैसे है, जबकि डीजल 273 रुपए 40 पैसे है। अभी ताज़ा इजाफा पेट्रोल की कीमत में 19 रुपए 95 पैसे हुआ और हाई स्पीड डीजल 19 रुपए 90 पैसे महंगा किया गया। बज़ाहिर महंगाई से निजात दिलाने के लिए आई पीडीएम की हुकूमत ने अपने 15 माह के दौरे इक़्तिदार में अवाम पर 12 मरतबा पेट्रोल बम बरसाए और अवाम को महंगाई के बोझ तले दबाकर अगले इलेक्शन की तैयारी कर ली। तो देखा आपने कि किस तरह से पेट्रोल की कीमतों में कब और कैसे इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ। नई कीमत अब 272 रुपये 95 पैसे मुकर्रर हुई है। हाई स्पीड डीजल के निर्ख भी 19 रुपये 90 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ये कहते हैं कि साबिक हुकूमत की तरह किए गए वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। IMF मुआहदे की वजह से पेट्रोलियम कीमतें बढ़ानी पड़ी। यकीनी तौर पर उन्होंने यही कहा और अब से कुछ देर पहले एक तकरीब में उन्होंने कहा पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। तो पेट्रोल बढ़ाते हो क्या कह रहे थे वो देखें। जब जाते जाते उन्होंने जो कमिटमेंट थी इंटरनेशनल उसको ना सिर्फ पूरा नहीं किया बल्कि जाते जाते कम कर दिया। तो मुल्की मफाद में सामने रखते हुए जो इस वक्त यही ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज वो पास की जाए। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी। ये फौरी तौर पे अब नाफजुल अमल होगी। तो बहरहाल वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू आपने सुन ली है। कौमी मफाद में उन्होंने ये किया है, तो कौमी मफाद के तहत एक और फैसला बोझ आपके सामने है। बहरहाल इसको अब IMF की शराइत कहें या इसे फिर कोई और मजबूरी कहा जाए, क्योंकि आलमी मार्केट के साथ इसे जब जोड़ा गया है तो हमने सोचा कि जरा चेक तो करें हुआ क्या है। तेल की कीमतों में यहाँ कितना इजाफा हुआ है। आपको मजे की बात बताऊं, इधर इजाफे के बजाय कमी हो रही है और तकरीबन पाकिस्तान में जो इजाफा किया गया उससे इसका मवाजना किया जाए तो आलमी मार्केट में 20% कमी हुई है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मामूली कमी देखने में आई। वो क्या, अमरीकी खाम तेल जो है उसमें आशारिया $27 की कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि अमरीकी खाम तेल आलमी मार्केट में इस वक्त $81.55 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है, जबकि ब्रेंट क्रूड जो है वो $16 कमी के साथ इस वक्त $85 और $85.27 यानी $85.27 का है फी बैरल। लेकिन बहरहाल ये मामूली कमी है। लेकिन हमें सुबह सुबह वज़ीर ख़जाना बता रहे थे कि जी आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं ऐसे, और पाकिस्तान में इसका बिल्कुल बरक्स हुआ। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। अच्छा, इसमें एक मजेदार चीज और भी है। ये जो 272 रुपए का पेट्रोल ले रहे हैं बल्कि 273 रुपए का, इसमें 50 रुपए आपकी पेट्रोलियम लेवी है जो हुकूमत ले रही है, जो उसने IMF से मुआहिदा किया है। तो पेट्रोल की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तकरीबन 222 रुपए और 50 रुपए फिर आप वो इजाफी टैक्स के दे रहे हैं।
और ये भी वो एक भी कुछ मसला है। कम नहीं है, लेकिन खैर अब इसमें और मजीद भी इजाफा हुआ है। तो पीडीएम की अगर हम ओवरऑल हुकूमत की बात करें उबैद, तो 5 बड़े पेट्रोल बम इस हुकूमत की जानिब से अवाम पे गिराए गए हैं। पीडीएम हुकूमत ने मई 2022 में पहला पेट्रोल बम गिराया। पेट्रोल 30 रुपये महंगा करके कीमत 179 रुपये 86 पैसे कर दी गई। इसके बाद 1 जून 2022 को शहबाज हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम बरसाया, कीमत में 30 रुपये इजाफा किया और कीमत 209 रुपये 86 पैसे पे पहुंचा दी। महज 15 दिन बाद 15 जून को ही 2022 साल था, एक और झटका दिया गया। मजीद 24 रुपये इजाफा करके पेट्रोल की कीमत 233 रुपये 86 पैसे मुकर्रर की गई। फिर नए साल 2023 के पहले माह शहबाज हुकूमत ने आवाम को महंगाई का एक और तोहफा दिया। जनवरी 2023 की 29 तारीख को पेट्रोल 35 रुपये फी लीटर महंगा किया। यूं पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 80 पैसे तक पहुंच गई। फिर फरवरी का महीना आया और यहाँ पर 22 रुपये जो है वो पेट्रोल महंगा हुआ और कीमत जो है वो 272 रुपये मुकर्रर कर दी गई। फिर इसमें कीमतों में कमी भी देखने में आई, लेकिन अब एक मरतब कमी थी उसका आज आपसे सुबह 10:30 बजे बदला ले लिया गया और वो ये कि जनाब आपके ऊपर 20 रुपए का पेट्रोल बम गिरा दिया गया। अच्छा, सिर्फ आइसोलेटेड 20 रुपए का पेट्रोल बम नहीं है, ये आपके बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा हो गया। कल की आपकी खबर है कि आपकी एलपीजी का जो सिलेंडर है वो महंगा हो गया। तो अब इस 20 रुपए का इम्पैक्ट आएगा मुख्तलिफ जगहों पर और तो महंगाई में मजीद इजाफा होगा। ये मैं आपको उन्हीं के मुंह से सुनवाता हूँ जिन्होंने आज पैसे बढ़ाए हैं। ये खुद जब अपोजिशन में थे क्या कहते थे पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे, इनके मुंह से सुने की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। अफसोसनाक खबर है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा किया। PTIMF डील है, ये अवाम दुश्मन डील है, ये पाकिस्तान के अवाम के मफाद मुआशी मफाद के खिलाफ है और ख़ास तौर पे पहले भी बहुत बुरा था, लेकिन ख़ास तौर पे जो ये नया ट्रांच लिया गया है इसका पूरा का पूरा बर्डन जो है वो पाकिस्तान के गरीब अवाम के ऊपर है। आप लोग जानते हो ना कि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो आटे की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, सब्जी की कीमत बढ़ती है, चीनी की कीमत बढ़ती है, अद्वियात की कीमत बढ़ती है, हर चीज की कीमत बढ़ती है। सब चीजों की कीमतें तेल की कीमत के साथ बढ़ती है। महंगाई जो है ये बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है। क्या गुर्बत जो है ये बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? क्या इस मुल्क के अंदर एक बीमार माँ की इलाज ना होना क्या ये बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? क्या आज गरीब लोगों की जो जेबें खाली की गई हैं क्या ये बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? अगर नतीजा नहीं है बैनुल-अक़वामी साजिश का, ये करप्शन और बदतरीन बददियानती का नतीजा है। तो हमने सुन लिया कि जब ये लोग ऑपोजिशन में थे तो क्या बात करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं इस पूरी सूरत हाल से वो बेचारे अवाम, वो आप हैं, वो मैं हूँ, वो अवाम है। तो अवाम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत ने इतनी महंगाई की है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी का गुजारा करना भी अब बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा क्या है, ज़रा सुनते हैं। 20 रुपये जैसे सरप्राइज़ दिया सबके लिए, सुबह ही सुबह निहार मुँह के, किसी को भी नहीं पता था कि अचानक बढ़ेंगे। हर रोज बढ़ा रहे हो। अल्लाह के बंदे बस करो ना, कभी कम भी करने का सोच लो। बढ़ाते 20-25 रुपए और कम करते 3-4 रुपए। लोगों के आंखों में बस जूल फेंका हुआ है इन्होंने। शेर ने एक कदम पीछे लिया था और फिर अब एक झपटा मारा है उसने आवाम के ऊपर। 20 रुपये पेट्रोल में इजाफा करके ये बता दिया है कि हम अवाम दोस्त हुकूमत नहीं है। महंगा कर दिया, ये हमारे लिए नुकसान है। हुकूमत को चाहिए कि सस्ता करे जैसे पहले था। गरीब बंदे आ, मजदूर आदमी कितों एडा महंगा तेल पवाइए। 20 रुपये ना फिर वधाता है। साड़ी गुजारिश है कि तेल सस्ता करो। सस्ता कर सकते थे, जाके एक एडवांटेज ले सकते थे कि हमने पेट्रोल जाते जाते यानी कि गिफ्ट दे सकते थे आवाम को। इलेक्शन करवाएंगे तो जरूरी बात है हारेंगे, पहले आवाम का दिल भरे खड़े हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। तो आज सुबह सुबह ये हुआ कि जनाब पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये इजाफा हो गया और बस फिर इस बात की देर थी कि जो ही इजाफा हो
जो आप कह लीजिए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसने भी फिर फौरी तौर पर यह किया कि जनाब हम भी किरायों में इजाफा करने जा रहे हैं। आफ्टर शॉक्स हैं, ये तो पहला झटका है। अभी बिजली के बिलों में जब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आएगी, बाकी चीज़ें होंगी, तो आप कहाँ कहाँ रोएंगे, क्या क्या कहेंगे। ऑल्दो इस महीने भी जिसका बिल आया वो रो ही रहा है, मार रहा है, रो रहा है, परेशान है। हाँ, लोग क्या कहते हैं किराए के इजाफे में, जरा उसको भी देखें सुने, और किराए में कितने इजाफे की बात हो रही है ये भी जानें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। अब पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 15 से 20% इजाफे की तैयारी कर ली है। अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक किरायों में 550 रुपए तक इजाफा हो चुका है। अगस्त 2022 में मुल्तान का लाहौर से किराया 1600 रुपए, जबकि आज 1840 रुपए है। इस्लामाबाद का लाहौर से किराया 1650 रुपए से बढ़कर 1900 रुपए तक हो चुका है। लाहौर से मरी का किराया 2000 रुपए से बढ़कर 2400 रुपए पर पहुंच चुका है। लाहौर से पिशावर का किराया 1700 से तजावुज करके 2250 रुपए हो चुका है। किरायों में मुसलसल इजाफे से मुसाफिर परेशान दिखाई देते हैं। कम से कम कीमत की जाए जो पहले थी वो सही है, लेकिन अब सही नहीं है। लाहौर से बालपुर जाते थे भाई 1000 रुपया था, अब 1500 रुपये किराया हो गया इनका। जब तो कीमत बढ़ेगी तो वो फिर असरात तो होने, कीमत तो बढ़नी है, किराया तो बढ़ना है। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा पेट्रोल की कीमत बढ़ने को करार दिया है। किराए पहले ही बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब हालिया इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान आएगा, जिससे मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ेंगी। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफे से जहां पर आवाम सफ़र करने से गुरेज़ा हैं, वहीं पर गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन सजाद अली के साथ शबीर हैदर जफर, PNN लाहौर। तो शबीर हैदर जफर की रिपोर्ट भी आप देख चुके हैं कि किस तरह से 15% तक किरायों में इजाफे की बात की जा रही है। मामलात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, और इसमें एक बड़ा जो परेशान कुन पहलू है वो आपको यकीनी तौर पर उसकी तरफ भी आपकी तवज्जो दिला देते हैं। अभी ये वो लोग पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं जिन्होंने अगले महीने, बल्कि इसी महीने आपके सामने आकर आपसे वोट मांगना है। तो ये वो लोग हैं जो सियासी लोग हैं, उन्होंने हल्कों में जाना होता है, हल्के की सियासत करनी होती है। लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, क्या सेटअप जो करेगा उसके लिए आप तैयारी करें, वो खतरनाक काम होगा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हम ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो असमतुल्लाह न्याजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ये चेयरमैन पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं, और इनसे बात करते हैं, जानते हैं। न्याजी साहब, आपसे एक गिला है, बल्कि एक सवाल है, चलें इस गिले को सवाल में बदलते हुए आपसे पूछते हैं ना, जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो फौरी तौर पर आप ये नहीं कहते कि जी देखें वज़ीर ख़ज़ाना ने ऐलान कर दिया हम 15% या 20% पेट्रोल कम कर रहे हैं, लेकिन आज जैसे उन्होंने ऐलान किया साथ ही दूसरी खबर ये थी कि किराए में इजाफे का आपने ऐलान कर दिया। ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? दूसरी तरफ आपका झुकाव इतना क्यों नहीं है जब कमी होती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मैं आपके चैनल पे बात कर सकूं, और आवाम को भी ये बात जा सके कि जो एक्चुअली जो बात आपसे बात करते हैं। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि आप 149 पे छोड़ के गए, और ये जो PDM हुकूमत है ये इसमें 90% इजाफा कर गई। मामलात किस तरफ जा रहे हैं? अभी तो मैं परेशान ये हूँ कि ये वो लोग हैं जो सियासी लोग हैं, हल्कों में जाके लोगों को फेस करना है। निगरान सेटअप क्या करेगा जब आएगा? देखो, आप देख रहे हैं कि मुसलसल किस्तों में इजाफा होता चला जा रहा है। आपने पेट्रोल की कीमत का जिक्र किया, आप डीजल का भी जिक्र कीजिए कि उसका जो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ज़रूरी अजदाद है उन पर जो पड़ेगा, उससे महंगाई में जो इजाफा होगा उसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज से चंद रोज पहले बिजली के जो टैरिफ है उसमें बेतहाशा इजाफा किया गया, और जुलाई के बिलों को लोग रो रहे हैं। अगस्त की जब बिल आएंगे तो लोगों का अंदाजा होगा वो कहाँ खड़े हैं। इस तरह आपने देखा कि गैस के जो बिल है, LPG की बढ़ा दी गई है। तो इन सब चीज़ों का जो असर है वो अफरात घर पर यकीनन पड़ेगा, और महंगाई जो है वो लोगों के कहते हैं ना पानी सर से तार हो गया, तो बिल्कुल महंगाई में डूब चुके हैं। और लगता है कि कोई ठोस हिम्मत अभी नहीं है, और अपने रेवेन्यू की शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए ये एक आसान तरीका है कि आप इम्प्लिसिट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो बढ़ाते चले जाए। अच्छा कुरैशी साहब, आपका एक लंबा सियासी करियर है, आपकी तरफ लोग देखते हैं सियासी मामलात को समझने के लिए। मैं ज़रा आपसे ये जानना चाह रहा हूँ,
कि अप्रैल 2022 में जब आप लोगों ने असेंबलियों से इस्तीफे दिए और सारे के सारे लोग फ्लोर छोड़ के चले गए, आज जब आप ये मुश्किल तरीन हालात देखते हैं आवाम के लिए, जिस पे आप भी जो है वो मग़मूम हैं, आप नहीं समझते कि आपकी ज़रूरत फ्लोर को ज़्यादा थी बजाय इसके कि आप लिबर्टी चौक पे या डी चौक पे धरने और जलसे कर रहे होते? क्योंकि फ्लोर से आप इस चीज़ को रोक तो सकते थे, कम से कम वहाँ एक तवाना आवाज़ तो बन सकते थे आवाम की। एक नुक्ता नज़र है और बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमें पार्लियामेंट के फ्लोर पर बैठकर भी एक चीज़ उठाना चाहिए था, लेकिन इससे जो आ रहा है, लेकिन वो वक्त गुजर चुका है। अब उसको दोहराने से फायदा नहीं होगा। अब जो हमने देखा है कि हमारे पास जो फोरम्स अवेलेबल है उनसे ही हम बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्पेस जो है वो भी खासी महदूद होती चली जा रही है, तो जहाँ जहाँ मौका मिलता है आवाज़ बुलंद करते हैं और लोग वाकई जो है बहुत तकलीफ में है, यकीनी तौर पर तकलीफ में। लेकिन कुरैशी साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप जो पब्लिक फोरम्स हैं वहाँ बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया हो या ये कन्वेंशनल मीडिया हो, आप नहीं समझते कि आप इन दोनों अपने मामलात में उलझे हुए हैं, अपनी परेशानियों का शिकार हैं, जिसकी वजह से ये जो मौसर अपोजिशन थी वो आप उसका किरदार अदा नहीं कर पा रहे, बल्कि अपने केसेस और अपने बयानिए के मामलात में उलझे हुए हैं? यही तो एक असेंबली अपनाई गई कि केसेस में, और बहुत से केसेस जो है जिनसे कोई सर पैर नहीं है उन्हें चकड़ दिया जाए, और आप देख रहे हैं एक अदालत से निकलते हैं, दूसरी अदालत से पेश हो जाते हैं, एक तारीख खत्म होती नहीं है तो दूसरे का नोटिस जारी हो जाता है। तो ऑब्वियसली आइडिया भी यही है कि मशगूल कर दिया जाए, इतना उलझा दिया जाए अपने मामलात में कि आप आवाज़ ना उठा पाए। लेकिन आप देखें, आपने देखा कि इन मुश्किलात के बावजूद आवाज़ उठती रही है, और सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ उठती रही है और उठ रही है, और लोग आप देखें जिस तरह शिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मीडिया के साथ आप देखें ना, जो व्यूअरशिप गिर रही है जहाँ और वहाँ बढ़ रही है, उसकी भी वजह से जब आप यहाँ ब्लैक कर देंगे उन शख्सियात को। लेकिन सर, जिस चीज़ पर कुरैशी साहब आप जिस चीज़ पर आवाज़ उठा रहे हैं और आप जिस पर परेशान भी हैं, मौजूदा जो हुकूमत है वो यही कहती है, बार बार इस बात को दोहराती है कि IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी आप करके गए। फिर वो ऑडियो लीक भी मौजूद है जिसमें IMF के मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की गई। फिर IMF जो है वो आपकी तरफ आके इस नए मुआहदे की तौसीक के लिए भी आपके साथ बैठा। हाउ डिड यू फेस देम, और वो उसका क्या कहेंगे जिस पे आप पे इल्ज़ाम है कि आपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, सस्ता कर गए थे पेट्रोल बिजली? मैं कर रहा हूँ कि मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं सवाल दोहराऊं, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है अब लाउड एंड क्लियर सर? अब आई है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं अपने सवाल को सर दोहराता हूं। कुरैशी साहब, मैं ये कह रहा हूं हुकूमत बार बार आपकी तरफ ये बात करती है कि आपने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जाते हुए पेट्रोल सस्ता किया, बिजली सस्ती की, जिसकी वजह से आज वो इन मुश्किल फैसलों पर पहुंचे हैं, इस नहज पर पहुंचे हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? दो के आपका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, लेकिन साथ ही साथ वो फिर झगड़ा साहब की वो ऑडियो लीक्स भी हैं, तरीन साहब की, फिर IMF अभी भी आपके पास आया तौसीक के लिए, नए मुआहदे के लिए। अब सुनिए, ये बात बहुत हो चुकी है और ये बारहा लोग कर चुके हैं, हुकूमती सर्कल से बात कर चुके हैं, लोग अभी से तस्लीम नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि 15 माह 16 माह आपको हो गए, आप मामला को दुरुस्त कर सकते थे, आप क्यों ना कर पाए? आप तो इल्जाम लगाते थे कि बहुत महंगाई हो गई, लेकिन अब हालात क्या है? पहले से 70 हालात पैदा हो चुके हैं और लोगों का जीना दोबर हो गया है। अब लोग इस बात को देखिए, हुकूमत प्रोपेगेंडा तो है, लेकिन लोग उसको अहमियत नहीं दे रहे हैं ना, दे रहे होते तो आज। कुरैशी साहब, लेकिन इसमें आप नहीं समझते कि वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि आप माइंस बिछा के गए, मार्च में आपने ये तय किया कि पेट्रोल जो है, पुरानी बातें नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको ये पता था, ये कैलकुलेटेड था, ये कैलकुलेटेड था कि अदम एतमाद आ रही है, तो आपने सर उस सिलसिले में फिर ये प्रीएम्प्टिव मेजर लिया? जी प्लीज।
हेलो जी जी प्लीज बोलिए, सुन रहे हैं आपको। अगर आप देखिए ना, अगर आपने मेरा मौके ही नहीं लेना तो फिर नहीं, मैं आपके मौक़िफ़ के लिए इंतजार कर रहा हूँ सर, प्लीज बोलें। ये वो बातें हैं जो लोग हैं, लेकिन इसको अब लोग अहमियत नहीं दे रहे। शुरू में लोगों ने बातों को अहमियत दी होगी और उम्मीद लगाई थी कि तजर्बाकार की माँ से मामलात को सुधार देगी, लेकिन लोगों ने देखा कि वो नहीं सुधार पाए और आप देखते रहे, बाजी के इल्जाम लगाते रहे। इल्जाम लगा सकते हैं लेकिन उसका असर नहीं हो रहा, लोग मुतमईन नहीं है। आप किसी बाजार में चले जाए ना, आप किसी से सवाल करके पूछ लें, आप किसी ओपिनियन पोल पे चले जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सरकार का जो बयानिया है, पीडीएम सरकार का बयानिया, वो पिट गया है। चाहे वो जितना मर्जी अपने वसाइल खर्च करने, एडवर्टीजमेंट देने, जो मर्जी करने, वो बयानिया पिट गया भैया। लेकिन कुरैशी साहब, मैं जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ। आपके दौर में वज़ीर ख़जाना पे वज़ीर ख़जाना बदला, एक वज़ीर ख़जाना जिसको आपने 2013 से ऑनवर्ड ये बोल के बताया कि इसके पास बेहतरीन माशी पॉलिसी है, वो आपके साथ जो है ज़्यादा अरसा नहीं निकाल सके। फिर वो बयान के 200 अरब लाएंगे और 100 अरब IMF के मुँह पे मारेंगे और 100 अरब आवाम को दिया जाएगा। वो आपकी भी तो माशी पॉलिसी उस तरह नहीं चली ना। फिर आप लोगों ने ये भी काम तजर्बेकार नहीं है, पहली बार हुकूमत में दी। देखिए अर्जी है सजा, अब अर्जी है कि आपने कहा कि वज़ीर ख़जाना यहाँ भी तो बदल गए ना, मिस्टर सोहेल साहब चले गए, डार साहब तशरीफ ले आए, नंबर 1। नंबर 2, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। अप्रैल में आटा 30 किलो की क्या कीमत थी, आज क्या है, चीनी क्या थी, आज क्या है, पेट्रोल क्या था, आज क्या है, ठीक है ना, डॉलर कहाँ था, आज क्या है, अपना ग्रोथ, माशी ग्रोथ क्या थी, 6% को छू रही थी, आज क्या प्रोडिक्शन की जा रही है, रेमिटेंसेस क्या थी, आज क्या है, एक्सपोर्ट्स क्या थी, आज क्या है। जब ये सारा कंपैरिजन लोग करते हैं तो फिर हुकूमत का बयानिया पिट जाता है। ठीक है कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस वक्त आपने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों करके गए कि आज की हुकूमत मुश्किल में है, लेकिन बहरहाल उनका अपना एक वर्जन है कि वो सही करके गए सब कुछ। असमतुल्लाह न्याजी साहब से हम बात करें और अभी अता तारड़ को सुनते सुनते भी मैंने इनसे पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। न्याजी साहब वो लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया होगा उनके लिए, आप ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के चेयरमैन हैं एसोसिएशन के, क्यों बढ़ाते हैं आप फौरी तौर पर किराया और कम नहीं करते आप? नहीं, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं जो बता रहा था आपको कि ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग जो बिज़नेसमैन है ना, जो हमारा जो बिज़नेस है, मैंने हमेशा एक हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि हम स्टेक होल्डर हैं, कम से कम हमारी बात सुन के। देखिए हुकूमत पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने इसको चलाना है, इस तरह नहीं चलाना जिस तरह हुकूमत चला रही है। हम देखें ना, हम अवाम हैं, हम समझते हैं कि हमारी की मुश्किलात क्या है और किस तरीके से क्या हो। देखिए अब ये जो डीजल रेट बढ़ता है ना, ये एक इस पर इफेक्ट नहीं करता। आप देखेंगे आपकी जो दूसरी, इसमें सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपके पास 3 ही सोर्स है ना, रोड का, रेल का और एयर का। तो एयर में तो आपका कार्गो जाता नहीं है, थोड़ा पैसेंजर ही है ना, रेल में भी है और रेल में भी इतना कार्गो नहीं जाता। तो बाकी जो सामान आपका आएगा, अगर वो किराया बढ़ेगा, ठीक है ना। अब जो गाड़ी मेरी सरगोदा अगर जाती थी तो वो 30,000 का डीजल ले रही थी, अब वो 60,000 से ऊपर चली गई, 65,000 से, ठीक है। पैसेंजर है नहीं, ट्रैवलिंग लोगों की कम हो गई है। जिस तरह आप दूसरे देख रहे हैं ना, टैक्सेस और बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत जब तक 2 चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करेगी, कोई हुकूमत भी हो, तो ये मुल्क कभी नहीं चल सकता। एक डॉलर और एक डीजल, देखो ना, डीजल एक नहीं, मैं न्याजी साहब इसमें समझना ही चाह रहा हूँ, आपने जब इजाफा होगा तो अपनी जेब से तो नहीं डालना ना, आपने वो इजाफा मुझ पे डाल देना। मैं आपके स्टैंड पे आया, मैंने बोला जी मैंने लाहौर से कराची जाना, मैंने डालना, आपने 2400 रुपये वाला टिकट मुझे 4000 में दे दिया, मुझसे ले रहे हैं ना। नहीं ऐसा होता ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 7 रुपये कम हुआ, पहले 7 रुपये बढ़ाया इन्होंने, फिर कम कर दिया, ठीक, फिर दूसरा कम कर दिया। उस दौरान में हमने 50 रुपये जो बढ़ाए थे दोबारा वापस ख़त्म कर दिए, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं कि 20 रुपये बढ़ गया, अब पहले ही बहुत ज़्यादा है। अब जहाँ पर एक गाड़ी का किराया जो है एक स्टेशन का 1000 रुपये है, अब बंदा जिसने, मेरा पैसेंजर जो है वो लैंडलॉर्ड तो है नहीं, ठीक है ना, मेरी जो गाड़ी है उसकी कीमत 4 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। बैंक को भी मैंने पैसे देने हैं जो जिससे मैंने इन्वेस्ट करवाया, ठीक है। उसके बाद मैंने लुब्रिकेशन भी उसकी है, ऑयल भी है, इसके टायर भी हैं। रोडों के हालत आप देखें तो जो एक दफ़ा रोड टूट रहा है ना, उसको दोबारा बांध नहीं, नया ना बनाए, कम से कम उसी को तो कर दें
ठीक कर देना, थोड़ा सा उस पर पैसा खर्च होता है ना, ज़्यादा तो नहीं होता। कितने टूल प्लाजे हैं आप गिन लें तो आप गिन नहीं सकते। और इतने अच्छा, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि देखें लोगों की फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है शहर के अंदर जो ट्रैवलिंग है उसको अगर आप कोशिश करें कि सब्सिडाइज करें, और जो लग्जरी में आता है कि एक शहर से दूसरे शहर बंदा तफरी में जा रहा है, सैर व तफरी के लिए जा रहा है रिश्तेदारों से, उसको आप चलें कर लें। लेकिन ये जो एक बंदा शादरा से जो है वो जॉर्ज टाउन जाना चाह रहा है, उसके किरायों को भी आप मतलब ऐसा नहीं, ये भी बता सुनिए, ये रोजाना का है ना। थोड़ा सा मैं बताता हूँ, जो इस वक्त मोस्टली शहर में ट्रांसपोर्ट चल रही है ना, ये हुकूमत खुद चला रही है। इन्होंने अपना एक महकमा बना दिया है, देखें वो हमारी जेब में नहीं जा रहा। देखें ना, अभी एक ये जो ट्रेन बनाई है, मैं बात वैसे करने वाली नहीं, मगर ये है कि इसको अगर आप मांगा बंडी ले जाते तो लेबर को फ़ायदा होता है ना, जिसकी प्लानिंग थी वो गलत कर दी उसने। अब वो ट्रेन का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, अब पैसा भी लग गया। यानी आप किराया कम नहीं करेंगे? नहीं, हम किराया कम क्या करें, बढ़ा नहीं पा रहे अभी। बढ़ा तो आप किराए 15% का अभी तो मैं अपने दोस्तों के साथ मशवरा कर रहा हूँ कि 15% से क्या होगा? बिजली गिरानी है। नहीं सुने, 15% से क्या होगा? क्या अगर एक 20% मेरी सेहत पे असर पड़ेगा, मैंने आपको पैसे देने। मेरा मुझे क्या फ़ायदा होगा? मेरा अगर एक किराया जो है इस वक्त मैं 20% पे चला गया हूँ, ठीक है, इसमें मेरी बाकी जो एसेसरीज हैं जिन पर तो नहीं डीजल खर्च हो रहा ना, अब टूल प्लाजे पे जो है वो जो मोटरवे पे चल रहे हैं, तो दूसरे पे उन पे तो डीजल ही लगता, वो भी बढ़ा देते हैं। इसी तरह स्पेयर पार्ट है वो बढ़ा देते हैं, उन पे तो डीजल ही खर्च होता। उनको कहें तो वो कहते हैं जी हम जिस गाड़ी पे लेकर आए सामान वो उसके पैसे बढ़ गए, तो किस तरफ जाए? हम तो खुद हकीकत बता रहा हूँ। यानी आप भी परेशान हैं, लेकिन एट द एंड आपने इस परेशानी को हमारी तरफ डाल देना है। न्याजी साहब, वक्त की कमी है, आप वक्त निकाल के आपका बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल सूरत हाल ये आपके सामने है कि किस तरह से जनाब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, और इस इजाफे का बोझ जो है वो आखिर में होता कंज्यूमर तक आएगा, और सारे का सारा बोझ जो है वो आपने और मैंने उठाना है। बिल्कुल, किसी ने हमारे इस बोझ में हिस्सेदार नहीं बनना, बेचारी आवाम ने उठाना है, और अल्लाह खैर ही करे। खैर, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं उबैद। एक और अहम खबर है कि सर्विलेंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का जो केस है फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, ये भी अहम सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला महफूज कर दिया है। पहले फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्तों को सुनने का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दिए हैं कि फुल कोर्ट की तश्कील के लिए तमाम दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं। किसी फॉरम पर मवाद होगा तो पता चलेगा कि अटॉर्नी जनरल का दावा दुरुस्त है या नहीं। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने भी रिमार्क्स दिए कि अगर इंक्वायरी जो है वो हुई तो रिकॉर्ड पर वो क्यों नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में मुलजिमों को मिलिट्री कोर्ट्स भेजने की वजूहात का जिक्र नहीं है। तो ये 6 रुकनी बेंच इस मामले को सुन रहा है। आज के दिन भी जो आबिद जुबैरी हैं, एतजाज़ अहसन हैं, सलमान अकरम राजा हैं, इन लोगों ने मुखालफत की है कि फुल कोर्ट ना बनाया जाए, जबकि जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो इस सिलसिले में बड़ा दो टोक वाज़े है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि ये बड़ा बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है। सो लेट्स सी कल ये डिसीजन आ जाएगा कि ये होगा या नहीं। एक और अहम खबर है, और वो ये कि आज मिनरल समिट भी हुआ है। फ्रॉम डस्ट टू क्या उसको कहा जा रहा है, डेवलपमेंट, मतलब तरक्की के रास्ते पे हम जा रहे हैं, और खाक छान के हम उसमें से ज़खायर जो है वो निकाल रहे हैं, और हम तरक्की करेंगे। इस समिट से आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी खिताब किया, और उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम इदारों के साथ मिलकर SIFC के क़याम को यकीनी बनाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीखी खिताब में कहा कि हाल ही में कायम की गई स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ज़रा अपने मुल्क पर नज़र तो डालें। बर्फ पोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वुसअत तक, साहिली पट्टी से मैदानी इलाकों तक, इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। अमन और खुशहाली के रास्ते पे गामजन रहना ही इस्तेकामत है। मादनियाती प्रोजेक्ट्स आवाम की तरक्की का जीना है। तो ये कुछ अहम खबरें आपने जानी। अब दिन भर में होने वाली कुछ अहम डेवलपमेंट्स सुपर 20 में आपको बताते हैं। फैसला कुन महीना अगस्त आ गया। उस महीने का सबको इंतजार था। हुकूमत की मुद्दत पूरी होने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका। 15 माह पहले PDM की छतरी तले तमाम जमातें इकट्ठी हुई थी। इनका इत्तेहाद देखना होगा कहां तक जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, मुशावरत जारी। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम तजवीज़ कर दिए। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज कल ऑपोजिशन जमातों के इजलास की सदारत करेंगे। निगरान सेटअप से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल होगा। सारे मुल्क में अगली हुकूमतें पीपल्स पार्टी की होंगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील में 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस फौज की तहवील में 102 मुलजिमों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल ने बताया फहरिस्त के साथ 9 मई को हमले की जगहों का भी बताया गया।
चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। चीनी नायब वजीर आजम ही लिंगफेंग की गुफ्तगू, दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके चीन वापस चले गए। घरेलू मुलाजमा रिजवाना का इलाज करने वाले मेडिकल बोर्ड का इजलास, लड़की को खून लगाने का फैसला। पेंटाग्लोबलिन नामी इंजेक्शन भी लगाए जाएंगे, जिस्म में इन्फेक्शन खत्म करने में मदद मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ को निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का फोन, रिजवाना तशद्दुद केस में पेशरफ से वजीर आजम को आगाह किया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रिजवाना तशद्दुद केस की मरकजी मुलजिमा सोमिया आसिम की 7 अगस्त तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर स्कैंडल, पंजाब हुकूमत का जुडिशल कमीशन के कयाम का ऐलान, फैसला निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई की साइफर इंक्वायरी कल अदम करार देने की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को डेनमार्क के हमनसब का फ़ोन, अपने ट्वीट में लिखा, कुरान पाक की बेहुरमती के हालिया वाक़यात पर गहरी तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बाजोड़ धमाके की मज़म्मत, हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दी। कोयटा के इलाके नवाकली में पोलियो टीम पर हमला किया गया, फायरिंग से सिक्योरिटी पर तैनात 2 पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मोदी की इंतहा पसंदी की आग ने हिंदुओं को भी अपनी लपेट में ले लिया। हरियाणा में इंतहा पसंद हिंदू ग्रुप में तसादुम, 2 पुलिस एहलकार मारे गए, 70 से भारत में ज़ेरे तामीर पुल पर क्रेन गिरने से 17 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हादसा रियासत महाराष्ट्र के शहर थाने में सुनहरी एक्सप्रेसवे पर पेश आया। लबनान में फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप में झड़पों में अमवात की तादाद 11 हो गई। 2 फ़लस्तीनी ग्रुपों में फायरिंग के वाक़यात में 40 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए कौमी टीम भारत चली गई। कौमी हॉकी टीम अमृतसर से पहले दिल्ली और फिर चेन्नई जाएगी। और चीन में नेशनल फिल्म म्यूजियम में लाइट शो, हाज़रीन रंगो नूर की बहारें देखकर महसूस होते रहे। तो ये है जी सूरत हाल पेट्रोलियम मसनूआत की हमने बात कर ली है। अब अगस्त का क्योंकि महीना है और अगस्त का महीना फैसला कुन है, क्यों है भाई जवेरिया? फैसला कुन इसलिए है क्योंकि बहुत से अहम फैसले इसमें होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हुकूमत की मुद्दत पूरी होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ अब अगले सवालात ये हैं कि 15 माह पहले पीडीएम की छतरी, हाँ कौन आएगा, फिर असम्बलियाँ कब तहलील होंगी, और जो पीडीएम की छतरी तले जमातें थी इत्तेहादी हुकूमत, वो अब खत्म होने वाली है, तो उनका इत्तेहाद कहाँ तक रहता है, ये सब सवाल इस रिपोर्ट में हमारे पास मौजूद हैं। देखते हैं इसे। अगस्त आ गया, हुकूमत की मुद्दत पूरी होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका। 15 माह पहले पीडीएम की छतरी तले जमातों की इत्तेहादी हुकूमत खत्म होने को है। हुकूमत के आखिरी दिनों में सवाल एक ही, कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म? इस सवाल का जवाब है सिर्फ सियासतदानों के पास, जो फिलहाल सियासी पत्ते अपने सीने से लगाए हुए हैं। सियासी हलकों से खबर है कि निगरानों के चुनाव के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरती अमल जारी है। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम तजवीज़ कर दिए, लेकिन अभी कोई नाम सामने नहीं लाया जा रहा। उम्मीदवारों के नामों पर बंद कमरों में ही गुफ्तो-शुनीद जारी है। उधर ख्वाजा आसिफ की तरफ से नाम पेश कर दिए गए हैं, जिन पर दीगर जमातों से मुशावरत की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। निगरान वज़ीर आज़म को फाइनल करने के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी सरगर्म हैं। अपोजिशन लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों से मेल मुलाकातें जारी रखे हुए हैं और किसी एक नाम पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश में हैं। तो जैसा कि सब जानते हैं कि अगस्त सियासी तौर पे बहुत अहम महीना है। हमने रिपोर्ट में भी बता दिया कि क्यों अहम है।
वज़ीर आज़म साहब ने आज फिर ये बात वाज़ेह कर दी है कि इस माह उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, पीडीएम इत्तेहाद पर कायम हुकूमत घर जाएगी और मुल्क में निगरान हुकूमत कायम होगी। सबको पता है, लेकिन अब निगरान सेटअप होगा क्या, ये तो अहम सवाल है। तो मुशावरत हो रही है, लेकिन वज़ीर आज़म बार बार ये बता रहे हैं कि वो घर जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है कि इंतखाबात कब हो रहे हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे। वज़ीर आज़म कहते क्या, जरा उनको सुना। I will be completing my term next month, around middle of next month. Sorry, this month. I was very busy for the last 48 hours. Our Chinese guests had come, so I was little confused. Thank you very much. तो वज़ीर आज़म साहब ने ये तो बता दिया है कि इत्तेहादी हुकूमत पहले तो वो गलती से कह गया है। मैं नेक्स्ट मंथ जा रहा हूँ, फिर उन्हें याद आया नहीं याद आ गया यही महीना है। इसी मंथ में जा रहा हूँ। और अब सवाल ये है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होंगे। तमाम जो सियासी जमातें हैं इस वक्त वो जो पत्ते हैं अपने सीनों से लगाए बैठे हैं, सीनों में नाम दबाए बैठे हैं। कब वो नाम सामने आएंगे, कब एक मेज़ पे सामने आएंगे और फिर उस पर मुशावरत होगी, ये तमाम तर प्रोसेस जो है वो अब जल्दी करना होगा क्योंकि वक्त कम रह गया है, मुकाबला सख्त है और इन तमाम चीज़ों का फैसला जल्दी होना है क्योंकि इसके बाद अब असम्बलियाँ भी तहलील होनी है, फिर निगरान सेटअप में आना है। तो नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। सिद्दीक साजिद साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कहा जा रहा है कि बहुत मुज़ाकराती दौर भी हो गए हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो दोनों पार्टियों के पास मौजूद हैं, कोई 2 दर्जन के करीब नाम बताया जा रहा है कि सामने आए हैं, लेकिन दिल में दबाए बैठे हैं, आपस में शेयर किए जा रहे हैं, आवाम के सामने, हमारे सामने तो नहीं आ रहे। सर, कब आएंगे वो नाम? जी जवेरिया, नाम जो है वो इसी वजह से सामने नहीं आ रहे कि इत्तफाक राय नहीं है। अच्छा, वजह से नहीं है कि 11 जमातें हैं इस हुकूमत में, पीडीएम की हुकूमत में शामिल। वैसे भी अब इस पीडीएम की हुकूमत का पीडीएम का जो है वो शराजा वैसे भी बिखर जाना है ये 13 अगस्त के बाद। ये सारे सब जो है अलग अलग जो है वो इंतखाब लड़ेंगे, तो ये इंतखाबी इत्तेहाद तो होगा नहीं। ये एक जो था सियासी अलायंस वो इन्होंने बनाया था वो तो ख़त्म हो जाएगा। आपने बिल्कुल ये ठीक बात कही है कि तकरीबन कोई 20 से 25 नाम ज़ेरे बहस हैं, इस वक्त ज़ेरे गौर हैं। टेक्नोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान जो हैं वो उसमें शामिल हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर जो डिस्कशन हो रही है मेरे और आपके लिए, उसमें ये भी खबर है कि ये जो पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF और दीगर सब जमातें नाम डिस्कस कर रही हैं, इसमें कोई साबिक जर्नैल नहीं है, कोई साबिक जज जो है वो भी इसमें शामिल नहीं है। अच्छा। तो टेक्नोक्रेट्स कम है, ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा हैं और पॉलिटिशियंस ज़्यादा है। ऐसे पॉलिटिशियंस जिनका किसी सियासी जमात से बराह रास्त जो है वो कोई ताल्लुक ना हो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इत्तफाक राय ना होने की, कि अभी तक ये नाम भी इसी वजह से सामने नहीं ला रहे कि जो इनकी आपस की मुशावरत हुई। रात भी एक लेट मीटिंग हुई पीपल्स पार्टी और नून लीग की कि उसमें 5 नाम पीपल्स पार्टी की जानब से आ गए। मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा जी हम वो हंस के मुस्कुरा कर कह देते जी हम ये बता सकते हैं कि इसमें 1 टेक्नोक्रेट है, 2 ब्यूरोक्रेट्स हैं साबिक और 2 सियासतदान हैं। नून लीग वाले वो भी कहते हैं कि हमने जो ओथ लिया हुआ कि अगर जैसा ही नाम आ गया मार्केट में फेंक दिया, ये ना हो कि उसका हशर भी सागडार जैसा हो। ये इन्होंने मार्केट में नाम एक फ्लोट करके देखा, उससे पहले एक साफ़ी का नाम फ्लोट करके देखा गया, उसके ऊपर जो रद्द अमल आया वो भी फिर सारा सबके सामने था। तो अभी ये कह रहे हैं कि ऐसा नाम हो जिसके ऊपर जो है वो सबको जो है वो जब इत्तफाक राय पार्टीज के अंदर हो जाए उस वक्त जो है नाम हो। अच्छा, फिर दूसरा मैंने कल भी कहा था, आज भी उसी बात को दोहरा देता हूँ कि कुछ नामों का इंतजार बाहर से भी है। क्योंकि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मुसलसल जो है वो आपस में राब्ते में हैं, वो इसके ऊपर जो है वो मुशावरत कर रहे हैं। हो सकता है कि ये सारे नाम जो हैं ये उनको भेजे जाएंगे। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सिद्दीक साजिद साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो नाम है जिनकी बासगश सुनाई दे रही है या जो नाम ज़ेरे गर्दिश हैं, होगा कोई भी नहीं इनमें से, एक अलग ही नाम सामने आएगा। तो ये क्या खबर है, हमें बताइए जरा। हाँ, ये आपको और हम सबको सरप्राइज मिल सकता है। अच्छा। कि नाम हो सकता है कि हम जिसके तुक्के शुक्के हम लगा रहे हों उसमें से हमारा तुक्का कोई भी ना लगे और एक सरप्राइज नाम जो है वो हमारे सामने आ जाए। ये मैंने इसी वजह से कहा कि कुछ मीटिंग्स हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। रोजाना हम उसको देखते हैं आनिया जानिया लोगों की पावर कॉरिडोर्स के अंदर। और दूसरे जो नाम्स हैं वो बिल्कुल मैंने अभी कह रहा था कि वो जो सामने से जो पर्दे के पीछे जो चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है कि वो नाम वहाँ से आए, मेरे लिए और आपके लिए हैरानगी का जो है वो बायस बने। तो ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं।
तो ठीक मैं तो है, यहाँ अब तक भी जो अब भी नाम चल के है नई बेशक जो वो हमारे सामने अभी नहीं, सरप्राइज आना है या जो भी प्लान है वो अब जल्दी उसे फाइनलाइज करना होगा क्योंकि वक्त कम रह गया है और मुकाबला सख्त है। तो बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद, आप हमें बता रहे थे। देखना अब ये है कि कौन सा नाम सामने आता है, जैसे ही वो नाम सामने आएगा हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की बात करते हैं। कौमी असम्बली से इसे मंजूर कराया गया है जिसके तहत FIA को बतौर तहकीकाती इदारा शामिल किया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में तरमीम का बिल ज़िमनी एजेंडे पर लाया गया। बिल के तहत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को जदीद तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग किया जाएगा और FIA को बतौर तहकीकाती इदारा शामिल कर लिया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कहा गया है कि तहकीकाती इदारों के किरदार, इदारों में रवाबत को मजीद मजबूत बनाने का फ्रेमवर्क भी इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी हैं कि दुश्मन या गैर मुल्की एजेंट के साथ राब्ते में रहने और उससे मिलने वाला जो है उसको भी करार वाकई सजा दी जाएगी और फिर पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासत के तहफ़्फ़ुज़ या फिर मफादात के खिलाफ काम करने वाले के खिलाफ भी इसी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको आप दो चार चीज़ों से लिंक करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। ये तो एक खबर, जबकि आज हमने अपने मेहमान को रुखसत किया। SN इकबाल गए, तारिक फातमी साहब गए एयरपोर्ट पर। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लीफेंग जो 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान पर थे, वो अपना दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हुए हैं। 3 रोज़ा दौरा एक ऐसे मौके पर हुआ जब पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC मनसूबे के 10 साल मुकम्मल हुए। कल एक बड़ी शानदार मरकज़ी तकरीब हुई जिसमें वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया, चीनी नायब वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया। और हालिया दिनों में जब आप ये देखिए कि हमारी मईशत जो है वो मुश्किलात का शिकार थी, तब चीन ने हमारी एक बार फिर मदद की, पुराने कर्जों को रोल ओवर किया। तो यहाँ पर आना तजदीद अहद वफा था, उस अज़्म का आदा था कि चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो बड़ी शानदार है और वक्त के साथ साथ वो गहरी होती जा रही है। शहद से मीठी, समंदर से गहरी, ऐसे ही कुछ है। बहरहाल जी, ये है कुछ आज की मोटी मोटी हैपनिंग्स, जबकि एक बड़ा अहम मामला है, जिस पे हम मुसलसल फॉलोअप ले रहे हैं। वो है कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना, जो कि लाहौर के जनरल अस्पताल में इस वक्त ज़ेर इलाज है। और मेडिकल बोर्ड के इजलास में बच्ची को खून लगाने का बिल आखिर फैसला किया गया है, जबकि मुख्तलिफ सतह पर इसकी तहकीकात भी हो रही हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने तशद्दुद केस का नोटिस लिया है और इस सिलसिले में कल एक इजलास भी तलब किया है। तो अब तक इस केस को लेकर क्या कुछ हुआ है, एक रिपोर्ट हमने तैयार किया, उसमें आप देखिए। मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाली कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज। प्रोफेसर जोदत सलीम का कहना है कि कल की निस्बत रिजवाना की हालत बेहतर है, उसकी ऑक्सीजन की जरूरत कम हुई है। फॉरेंसिक टीम ने जख्मों के नमूने ले लिए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट से जख्म की नोयत और कितने पुराने हैं इसका पता चल सकेगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता किया। घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद केस के हवाले से बातचीत की गई। वजीर आला ने बच्ची की सेहत और इलाज से मुताल्लिक भी आगाह किया। वजीर आजम ने मजलूम खानदान की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाई है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए कल इजलास बुला लिया है। रिजवाना तशद्दुद केस से मुताल्लिक तमाम तफसीलात भी तलब की गई हैं। तो ये है इस वक्त इस केस की लेटेस्ट अपडेट्स। फरजाना बारी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं टेलीफोन लाइन पे, हम उनसे बात करते हैं। फरजाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये पहला केस नहीं है, तैयबा तशद्दुद केस सब ने देखा, अब इसे रिजवाना तशद्दुद केस कह लीजिए। ये ऐसा क्यों है कि ये केसेस एक के बाद एक रिपोर्ट होते हैं, इनका सिलसिला रुक नहीं रहा और फिर इसमें एक ख़ास तबका ही क्यों मुलविस होता है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये जो आपका बात है कि खास तबका क्यों मुतासर हो रहा है। अब ये है कि ये जो मुसलमाना जहनियत है ना, ये सिर्फ किसी एक तबके की बात नहीं रही है, पूरा समाजी हवाले से ये जो एक अखलाकी तनज़्ज़ुली है जिसमें हमारा पूरा समाज उसका शिकार हो रहा है, जिसमें अखलाकियात खत्म हो रही हैं, इंसानी जो ह्यूमन राइट्स वैल्यूज हैं वो लोगों में खत्म हो रही हैं। एक तो ये उसकी तरफ निशानदेही करता है कि हम एक बहैसियत माशरा भी उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे हर तरह की जो है वो अखलाकी हवाले से एक तनज़्ज़ुली का हम लोग शिकार हो चुके हैं, जिसमें फिर ये पढ़ा लिखा तबका भी, और ख़ास तौर पे आप देखें कि क्योंकि लोगों में वैसे तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है, आपने खुद भी जिक्र किया। दूसरा ये कि ये जिसमें जजीज वगैरह का खानदान इन्वॉल्व है, वो तो बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर जो है वो एक एहसास अजीब, वो मैं समझती हूँ कि अवाम के अंदर एक एहसास महरूमी का एहसास है कि अगर हमारे इंसाफ के अदारों पे भी ऐसे मुजरमाना ज़हनियत रखने वाले लोग बैठे हैं जो कि खुद क्राइम कमिट करते हैं अपने बच्चों, अपने घरों में छोटे बच्चों। अच्छा, इसमें फरजाना साहिबा मैं एक चीज़ ये देखते हैं और उस पर आवाज़ नहीं उठाते, तो और फिर वो देखें जिस तरह से ये जज अपनी बीवी को डिफेंड कर रहा है, उसके डिफेंस में बातें कर रहा है,
तो बजाय इसके कि वो जाहिर है कि वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस बच्ची पे जो जुल्म हुआ है कोई एक दिन में तो नहीं हुआ। उसकी बताती है कि वो मुसलसल इसमें नेग्लिजेंस वालिदैन की भी है। दूसरा मैं इसमें जानना और समझना चाह रहा हूँ, इस तरफ भी जरा किस तरह से है वालिदैन अपने बच्चों को एक तो इस कम उम्री में लोगों के यहाँ मुलाजमत करने के लिए छोड़ते हैं। हमें इस पर्टिकुलर नहीं, मेरा सवाल पहले सुन लीजिएगा ना, मेरा सवाल भी प्लीज सुन लीजिएगा। देखे ना, माँ बाप को ठीक है हम मुद्दे इल्जाम चलाते हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर मैं समझती हूँ बुनियादी जिम्मेदारी तो रियासत की है। अगर इस मुल्क में इतनी गुर्बत ना हो और इस मुल्क में एक जो लोग हैं वो 10-10 बच्चे ना पैदा करें, क्योंकि उनके लिए बच्चे एक तरह से उनका फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है कि 5-6 बच्चे उनको नौकरी पे डाला, 10-10 हज़ार है, चलें 50-60 हज़ार रुपया जो है वो आपके घर पे आ रहा है। फैमिली प्लानिंग का यहाँ पे जो है सिस्टम है उसको मजबूत करने की जरूरत है, गुर्बत का खात्मा। और ये दो तरफा मामला है। फरजाना बारी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो जाहिर है गुर्बत एक बहुत बड़ा पहलू है। दूसरी चीज़ ये वो माइंडसेट जो तशद्दुद करता है और अपने घर में इस तरह के मुलाजमीन रखता है, वो उसकी भी काउंसलिंग होने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसी है उबैद। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो मजीद कुछ खबरें डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिए। 15 माह में 12 बार पेट्रोल महंगा हुआ। पीटीआई के बाद पीटीएम हुकूमत भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही। 15 माह में मजमूई तौर पर पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 90% इजाफा हुआ। पीटीआई हुकूमत के इख्तिताम के वक्त पेट्रोल की कीमत 149 रुपए 86 पैसे थी और आज ये कीमत 272 रुपए 85 पैसे है, जबकि डीजल 273 रुपए 40 पैसे है। अभी ताज़ा इजाफा पेट्रोल की कीमत में 19 रुपए 95 पैसे हुआ और हाई स्पीड डीजल 19 रुपए 90 पैसे महंगा किया गया। बज़ाहिर महंगाई से निजात दिलाने के लिए आई पीडीएम की हुकूमत ने अपने 15 माह के दौरे इक़्तिदार में अवाम पर 12 मरतबा पेट्रोल बम बरसाए और अवाम को महंगाई के बोझ तले दबाकर अगले इलेक्शन की तैयारी कर ली। तो आज सुबह 10:30 बजे के बाद ये पेट्रोल बम गिरा कि जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 19 रुपये 95 पैसे फी लीटर इजाफा होगा। यूँ 272 रुपये 95 पैसे का पेट्रोल होगा और हाई स्पीड डीजल के जो नर्ख हैं वो भी 19 रुपये 90 पैसे बढ़ाए गए। इस वक्त सबसे महंगा हाई स्पीड डीजल है 273 रुपये और तकरीबन जो 40 पैसे है उसमें ये दस्तयाब है। इसहाक डार ने कहा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जो कि नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि कौमी मफाद में उन्होंने ये फैसला किया है। देखें क्या कह रहे थे। जाते जाते उन्होंने जो कमिटमेंट थी इंटरनेशनल उसको ना सिर्फ पूरा नहीं किया बल्कि जाते जाते कम कर दिया। तो मुल्की मफाद में सामने रखते हुए जो इस वक्त यही ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज वो पास की जाए। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी। ये फौरी तौर पे अब नाफजुल अमल होगी। तो इसहाक डार साहब की गुफ्तगू उबैद हमने सुनी। मुल्की मफाद में ये फैसले हो रहे हैं, अवाम कहाँ जाए, अवाम का मफाद कहाँ जाए, क्योंकि इनकम वही है, तनख्वाह वही पुरानी है, लेकिन पेट्रोल के निर्ख नए आ चुके हैं। पेट्रोल महंगा होने से सबसे ज्यादा तनख्वाहदार तबका परेशान दिखाई देता है। सबसे ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ होगा ही तनख्वाहदार तबका परेशान, क्योंकि उसने हर जो चीज़ लेनी है पेट्रोल पंप वाले पे जो बोझ आएगा उसके बिजली के, उसने आगे कंज्यूमर पे, परचून की दुकान वाले ने मुझ पे बोझ डाल देना है। तो एट दी एंड मैं रिसीविंग एंड पे हूँ, मैंने ही सारों के जो है ना पैसे पूरे करने हैं। देखें हमारे साथ होगा क्या। महंगाई की तेज रफ्तार ट्रेन ने हर तबके को कुचल डाला। कारोबारी तबका परेशान है तो तनख्वाहदार तबके का जीना मुहाल हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर सबसे ज्यादा तनख्वाहदार तबका मुतासिर हुआ। शहरी कहते हैं तनख्वाह पुरानी है मगर इखराजात बढ़ चुके हैं। कम आमदन में जीना मुश्किल हो गया है, अब जाएं तो जाएं कहाँ। पूरा एक मुल्क जो एक बजट के ऊपर चल रहा होता है, तो हर एक बंदे का अपना घर भी एक बजट के ऊपर चल रहा होता है। डेली बेसिस पे आप जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उनकी भी प्राइसेस अब जाएंगी। मिडिल क्लास के लिए तनख्वाहदार तबका जो है उसके लिए बहुत परेशानी है, मुश्किल है इस लिहाज से कि पेट्रोल की कीमतें जो एकदम 20 रुपए बढ़ा दी है। पेट्रोल महंगा होने से तनख्वाहदार तबके का बजट दरहम बरहम होकर रह गया है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल का एक और बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से तनख्वाहदार तबका पिस के रह गया। कहते हैं कि सैलरी बढ़ती नहीं लेकिन महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है। कैमरामैन सलीम खान के साथ
अली मुर्तज़ा, PNN इस्लामाबाद। तो जनाब, पीडीएम की हुकूमत में 5 बड़े पेट्रोल बम गिराए गए हैं। पीडीएम हुकूमत ने मई 2022 में पहला पेट्रोल बम गिराया। पेट्रोल 30 रुपये महंगा करके कीमत 179 रुपये 86 पैसे कर दी गई। बाद 1 जून का अगर हम रुख करें तो शहबाज हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम बरसाया, कीमत में 30 रुपये इजाफा किया और इस तरह कीमत हो गई 209 रुपये 86 पैसे। इसके बाद सिर्फ 15 दिन के बाद 15 जून 2022 को एक और झटका दिया गया। मजीद 24 रुपये का इजाफा करके पेट्रोल की कीमत 233 रुपये 86 पैसे मुकर्रर कर दी गई। फिर नया साल आया, 2023 आया, जिसके पहले माह शहबाज हुकूमत ने अवाम को महंगाई का तोहफा दिया। जी हाँ, जनवरी 2023 की 29 तारीख थी जब पेट्रोल 35 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 80 पैसे पे पहुंच गई। फिर फरवरी आया, फरवरी को पेट्रोल 22 रुपये महंगा हुआ और कीमत 272 रुपये मुकर्रर कर दी गई। तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल बात करें तो 15 माह के दौरे हुकूमत ने पीडीएम सरकार ने अवाम पर 12 पेट्रोल बम बरसाए हैं। अवाम पेट्रोल के इजाफे पर फट पड़े हैं। अवाम परेशान है क्योंकि महंगाई में इजाफा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना भी अब मुश्किल हो गया है। और उनकी जानिब से कहा गया है जो आज इजाफा हुआ है, निहार मुँह हमें ये खबर मिली है। क्या कहते हैं वो, आइए सुनिए। 20 रुपये जैसे सरप्राइज दिया सबके लिए। सुबह ही सुबह निहार मुँह के, किसी को भी नहीं पता था कि अचानक बढ़ेंगे। हर रोज़ बढ़ा रहे हो। अल्लाह के बंदे बस करो ना, कभी कम भी करने का सोच लो। बढ़ाते 20-25 रुपए और कम करते 3-4 रुपए। लोगों के आंखों में बस जूल फेंका हुआ है इन्होंने। शेर ने एक कदम पीछे लिया था और फिर अब एक झपटा मारा है उसने आवाम के ऊपर। 20 रुपये पेट्रोल में इजाफा करके ये बता दिया है कि हम आवाम दोस्त हुकूमत नहीं है। महंगा कर दिया, ये हमारे लिए नुकसान है। हुकूमत को चाहिए कि सस्ता करे जैसे पहले था। गरीब बंदे आ, मजदूर आदमी कितों एडा महंगा तेल पवाइए। 20 रुपये ना फिर वधाता है। साडी गुजारिश है कि तेल सस्ता करो। सस्ता कर सकते थे, जाके एक एडवांटेज ले सकते थे कि हमने पेट्रोल जाते जाते यानी कि गिफ्ट दे सकते थे आवाम को। इलेक्शन करवाएंगे तो ज़रूरी बात है हारेंगे। पहले आवाम का दिल भरे खड़े हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। तो ये सारी सूरत हाल है, लोगों का गम गुस्सा आपके सामने है। इस पर हम मज़ीद डिटेल से बात करेंगे, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछेंगे। लेकिन बहरहाल जो ये इजाफा होता है पेट्रोल में तो फौरी तौर पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सामने आते हैं और कहते हैं कि बस हमारी बारी भी आ गई और हम भी किरायों में इजाफा करें। तो आज के दिन ट्रांसपोर्टर्स ने क्या बम फोड़ा वो भी आप देखें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। अब पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 15 से 20% इजाफे की तैयारी कर ली है। अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक किरायों में 550 रुपए तक इजाफा हो चुका है। अगस्त 2022 में मुल्तान का लाहौर से किराया 1600 रुपए जबकि आज 1840 रुपए है। इस्लामाबाद का लाहौर से किराया 1650 रुपए से बढ़कर 1900 रुपए तक हो चुका है। लाहौर से मरी का किराया 2000 रुपए से बढ़कर 2400 रुपए पर पहुंच चुका है। लाहौर से पिशावर का किराया 1700 से तजावुज करके 2250 रुपए हो चुका है। किरायों में मुसलसल इजाफे से मुसाफिर परेशान दिखाई देते हैं। कम से कम कीमत की जाए जो पहले थी वो सही है, लेकिन अब सही नहीं है। लाहौर से बालपुर जाते थे भाई 1000 रुपया था, अब 1500 रुपये किराया हो गया इनका। जो कीमत बढ़ेगी तो वो फिर असरात तो होने, कीमत बढ़नी है, किराया तो बढ़ना है। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा पेट्रोल की कीमत बढ़ने को करार दिया है। किराए पहले ही बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब हालिया इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान आएगा जिससे मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ेंगी। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफे से जहां पर आवाम सफ़र करने से गुरेज़ा हैं, वहीं पर गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन सजाद अली के साथ शबीर अदर जफ़र, PNN लाहौर। तो ये है जी सूरत हाल, किरायों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा, इजाफा 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 और इजाफा, कमी कहीं देखने में नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल इस सारे इशू पे जो स्टेक होल्डर्स हैं बल्कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी बात कर रहे हैं और जमात इस्लामी भी इस सिलसिले में बड़ी तवाना आवाज़ है और हमने दावत दी है सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी जनाब कैसर शरीफ साहब को। कैसर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर ये इस पर एक बड़ा बुनियादी सा रद्द-ए-अमल सबका यही है कि हम इसे मुस्तरद करते हैं। आपने भी यही मौक़िफ़ अपनाया हमेशा जब जब इजाफे हुए। अब क्या किया जाए ऐसा कि ये इजाफों के आगे कोई बंद बांधें, ये रुके कि बस ये आखिरी इजाफा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। असल में मुस्तरद से कोई बड़ा लफ्ज़ है नहीं डिक्शनरी में, नहीं तो ये हुकूमत तो इस लायक है कि जो सुपरलेटिव डिग्री है किसी चीज़ को रिजेक्ट करने की वो उस पर इस्तेमाल की जाए।
मैं ये समझता हूँ कि ये जो काम आज भी इन्होंने किया है ये इनकी अपनी बातों में तजाद है। एक तरफ आपकी जो वज़ीर इत्तलात हैं वो कह रही हैं कि मुल्क को डिफ़ाल्ट से बचाने के लिए हमने ये किया, जबकि कुछ अर्सा पहले वो कहते हैं कि मुल्क जो है वो डिफ़ाल्ट से बच गया है और अब जो है वो फ़लाँ जगह से इतने अरब डॉलर आ गए हैं, फ़लाँ जगह से इतने अरब डॉलर आ गए हैं, और वज़ीर आज़म आवाम को जो है वो खुशखबरियाँ सुनाते हैं। और दूसरी तरफ उनकी वज़ीर इत्तलात साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि नहीं नहीं, मुल्क को डिफ़ाल्ट से बचाने के लिए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। ये भी गलत है। देखें, अगर एनालिसिस किया जाए कि जब इन्हीं की हुकूमत थी 2017 में, और उस वक्त जो पर बैरल कॉस्ट थी वो क्या थी, और पाकिस्तान में आवाम को कितने का पेट्रोल जो है वो मिल रहा था, और जो डॉलर का डिफरेंस है वो भी निकाल लिया जाए तो 100 रुपये पर पेट्रोल एक लीटर जो है वो ज़्यादा आवाम से टैक्सेस और लेवी चार्जेस वज़ीर आज़म ने पूरी कैंपेन की। और ये एक वो लम्हा फिक्रिया है। मैं ये समझता हूँ, आपने कहा बंद कैसे बांधा जाए, पहली चीज़ तो ये है कि ये इलेक्शन जो है अगर फेयर करवा दिया जाए तो अवाम अपने वोट के ज़रिए इनको मुस्तरद करें, इनसे इंतकाम लें। PTI की हुकूमत में जो बदतरीन हालात थे, अब फिर इनके लिए मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहा कि मैं बदतरीन से अगला लफ्ज़ को बोलूं। ब्लैक लॉ डिक्शनरी देख लें, उसमें इनके लिए लफ्ज़ मिल जाते हैं। ये हुकूमत जो है जिस तरह इसने अवाम को रुलाया है और अवाम के हकूक़ जो हैं, जो वादे ऐलानात और दावे किए थे, उसमें से बिल्कुल एक पूरा करने की बजाय रिवर्स इन्होंने सारे किए हैं। आज हालत ये है कि आप बिजली का बिल देते हैं तो आपके पास अपने बच्चों की फ़ीस नहीं है, आपके पास दवाई लेने के पैसे नहीं हैं, आपके पास जो है वो खाना खाने के लिए 2 वक्त की जो रोटी है, ये पहले मुहावरा था कि 2 वक्त की रोटी जो है उससे महरूम हो गई है अवाम, अब ये हकीकत बन चुकी है। आप देखें आटा जो है अवाम को किस रेट पे मिल रहा है, और इतनी परेशानी आटे के लिए उस मुल्क के लिए कि जो ज़री मुल्क है, जो गंदम पैदा करने में एक बड़े लेवल पे पूरी दुनिया में कंसीडर होता है, उसका ये हाल है। चीनी का आप देख लें तो चीनी जो है उसका रेट देख लें, पिछले 2-3-4 दिनों में 10-12 रुपए वो उसका रेट बढ़ गया। यकीनी तौर पर बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। कैसर साहब, आप क्योंकि मौजूद थे तो हमने सोचा साथ जो है वो फिर कराची से हम अपने दोस्तों को दावत देते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अरशद वोरा साहब, कराची की बड़ी अहम सियासी शख्सियत, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तर्जुमान हैं, रहनुमा है, सीनियर। अरशद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप तो जिस हुकूमत में जाते हैं वो हुकूमत तो आवाम पर बम ही गिराती रहती है, आप फिर हुकूमतों में बैठना छोड़ दें या क्या करेंगे? इस पे किस तरह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे? 20 रुपये बढ़ गए अरशद भाई। देखें, आपने जो बात की कि हुकूमतों में जाते हैं, तो आप ये देखें, इमरान खान PTI की गवर्नमेंट में जब गए थे तो PTI की गवर्नमेंट से तमाम लोगों की उम्मीदें वापस कर दी। सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तो उम्मीदें वापस नहीं थी ना, तमाम लोगों की पूरी कौम की उम्मीदें वापस कर दी। एक तब्दीली का नारा लगाया था, लेकिन जिस नहज पर ले जाकर उन्होंने छोड़ा, और मुआशी तौर पर असल आपका जो इकोनॉमिक का प्रॉब्लम शुरू हुआ है वो उनके आखिरी 2 सालों से शुरू हुआ था PTI की गवर्नमेंट के, और उसके बाद डेफिनेटली उस वक्त की जो ज़रूरत थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक फैसला किया, और उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो PDM की हिमायत की, और आई थिंक इट वॉज द राइट डिसीजन एट दैट टाइम, और वक्त ने ये साबित किया। और जिन कंडीशंस पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुआहदा किया था और साथ दिया था PDM का, उसमें सबसे पहली एक शर्त ये थी कि आपके सेंसस जो है वो 10 साल में होते थे, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की वजह से इस मुल्क में 5 साल बाद सेंसस दोबारा हुए, और इंशाअल्लाह ताला इस सेंसस का जो रिजल्ट आएगा वो कराची की अवाम के लिए। लेकिन अरशद भाई, इस सेंसस को लेकर भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप वज़ीर आज़म से भी मिले, दूसरा आप उस हुकूमत में थे, वहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, इस हुकूमत में थे, यहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपने कहा पूरी कौम को तवक्को थी, ये जो तवक्को का मरकज़ है उसको बंद करके अपने तय कुछ फ़ैसले हमें कर लेने चाहिए आप बुनियादी तौर पर। दूसरा मुझे ये बताएं कि इससे आपकी इलेक्शन कैंपेन बड़ी आसान हो गई बाकी सियासी जमातों की, कि नून लीग ये सब कर रही है, हम तो इसमें थे नहीं। देखिए, मैंने आपको भी अर्ज किया कि जो सेंसस की हमने बात की है, हमें चाहिए, देखिए हमें चाहिए वो अचीवमेंट जिससे आवाम को फ़ायदा हो। लोग कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, लेकिन आज लोगों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि 58 यूनियन काउंसिल्स का एडिशन हमने करवाया।
आज इसका फायदा नहीं होगा, अगले इलेक्शन में इसका फायदा होगा। 58 यूनियन काउंसिल्स का मतलब ये होता है कि तकरीबन 33% ऑफ द यूनियन काउंसिल्स ऑफ द सिटी ऑफ कराची। और सिमिलरली आप ये देखें कि सेंसस पे आपके सामने है कि पहले 1,35,00,000 पे गिनती रुकी, फिर 1,90,95,00,000 पे रुकी है, और अभी जो है उसका जो फाइनल ऑडिट हो रहा है, उसका जो रिजल्ट आएगा, मैं ये समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला कराची की आवाम के लिए ये एक अच्छी खबर होगी। तो चलें देख लेते हैं, लेकिन बहरहाल अभी तक तो नजर नहीं आ रहा कि नई मर्दमशुमारी को कोई एंटरटेन करेगा। से काम नहीं करते, हम वो काम करते हैं जिससे कि सिंध के अवाम को, पर्टिकुलरली शहरी अवाम को उसका फ़ायदा हो। अच्छा, इसमें सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसर साहब भी हमारे साथ यहाँ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद है। मैं चाहता हूँ ज़रा उनको भी बात करने का मौका दें, आप उनको भी सुने। अरशद भाई, कैसर साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें आप क्या समझते हैं कि जो मैंने बात की, ये जो क्या कौम की तवक्को का मरकज़ जहाँ से ये एनर्जी पूरी चली और फिर लोग जो है वो इमरान खान के साथ, साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ चल पड़े, फिर जनाब 2022 में इन लोगों के साथ हो लिए, ये तवक्को के मरकज़ को बंद करके सियासी जमातों को नहीं ज़रा एक तरफ आ जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि जी ये हमारी बॉडी और हमने इस तरह से चलना है? देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती से कुछ अरसे से सियासत नहीं हो रही, ये इंतशार है मुल्क में, और वाज़े नज़र आ रहा है कि जो अवाम की राय है उसको दबाया जा रहा है, जो अवाम की राय नहीं है उसको नाफिज किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ बड़े एहतराम के साथ कि ये जो 13 जमातें हैं, ये कौम पर वो बोझ हैं जो तारीख़ में कभी भी कौम इसको नहीं भूलेगी। मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म ज़रूर हैं, लेकिन बाकी भी सारी जमातें जो हैं जुर्म है, वो बिल्कुल शरीक जुर्म हैं, और उन्होंने किसी ने भी इस हवाले से कभी आवाज़ बुलंद नहीं की। अगर आवाज़ बुलंद की तो वो चंद दिनों के लिए और अपने कुछ मुतालबात पूरे करवाए, और फिर हुकूमत को जो है वो पूरी तरह तकवीयत दी और पूरी तरह उसके साथ खड़े हो गए। ये इस मसले के हल के लिए ज़रूरी था। पहले PTI थी तो उनके पास भी कोई हल नहीं था, हमने देखा कि अवाम का क्या हशर हुआ, और जब ये आए और बहुत सारे वादे और तवक्कुआत जो हैं वो ज़ाहिर की गई। लेकिन अर्ज़ करूँ, लेकिन इनके 13 जमातों के पास बिजली का, पेट्रोल का, इन मसाइल का कोई मुतबादल नहीं है। पाकिस्तान में जो बिजली का हाल है, पूरी दुनिया जो है वो शिफ्ट हो रही है 4 ऑप्शंस पे। वो विंड पे चली गई, वो पन बिजली पे, वो कोल पे, वो जो है वो मुतबादल ज़राए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन पाकिस्तान का ये हाल है, सोलर पे चली गई। पाकिस्तान का ये हाल है कि इन 13 जमातों के पास कोई ऐसा विजन नहीं है जिससे अवाम के मसाइल में कमी आती, जिसमें पेट्रोल की कीमत कम होती। ठीक है, मैं आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैस असलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अरशद भाई, आपकी तरफ भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आने, लेकिन मैं ज़रा कैस साहब से पूछता हूँ इस सारे मसले का हल क्या। कैस साहब, मेरा तो कंसर्न ये है एक आम शहरी की हैसियत से, तनख्वाहदार शहरी की हैसियत से, कि अब मुझ पे कहाँ कहाँ बोझ पड़ेगा और मैं उससे बचूँ कैसे। बचने का तो खैर रास्ता नहीं बचा, लेकिन बोझ तो हर सेक्टर में आएगा, और एट द एंड कंज्यूमर ने सारा कुछ बर्दाश्त करना है, हर सेक्टर का बोझ। जी, ऐसी बात यह है कि टैक्स पेयर है, उस पर ज़्यादा बड़ा बोझ है, क्योंकि वो टैक्स भी दे रहा है, वो सेल्स टैक्स भी दे रहा है, वो जो है विद होल्डिंग टैक्स भी देता है। जो टैक्स पेयर नहीं है उस पर कम है बोझ, हालांकि उसकी शरह ज़्यादा है, मगर विद होल्डिंग टैक्स की है, बाकी कोई टैक्स नहीं देता वो। बट जब आप पेट्रोल की लेवीज बढ़ाते हैं, जब आप बिजली की कीमतें बढ़ाते हैं, और सिर्फ बढ़ाते नहीं हैं, आप जो है लेस्को मिसाल के तौर पे मर्जी से आपका बिल भेज देता है यूनिट्स। तो जब आपकी गैस बढ़ जाती है तो तनख्वाहदार या पेंशनर की ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल हो गई है। इसी तरह जो लोग बेरोज़गार हो गए, 14 मिलियन लोग बेरोज़गार हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। आपकी इन्फ्लेशन जो है, आटा भी महंगा हो गया, चीनी भी महंगी हुई है, और बाकी चीज़ें दी गई, तो ट्रांसपोर्ट के किराए महंगे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हुक्मरान तबके हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सियासतदान हैं हुकूमत के अंदर, ये सारी जमातें जो हैं जिनको मुफ्त बिजली, मुफ्त तेल, मुफ्त गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ मिलती हैं, तो वो सिर्फ लूट रहे हैं। उनका काम है कि अवाम को ये IMF के कहने पे डरा के कि जी हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, डरा के इस मुल्क से करप्शन भी बढ़ी है,
मिस गवर्नेंस भी बढ़ी है, तो चीज़ें तो बहुत मुश्किल हो गई और हो रही हैं। अब सवाल तो ये है कि इलेक्शन अगर अनाउंस कर दें तो शायद अवाम अपना रद्द अमल दिखा दे। इसी तरह जो है एक दफ़ा तो अवाम ने या कुछ खास तबकों ने अपना रद्द अमल दिखाया जो पसंद नहीं आया, जो डरे। ठीक है, लेकिन बहरहाल सूरत हाल ये है कि इलेक्शन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैसर भाई, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये आपने सुना कि किस तरह से बड़ी खामोशी से निशानदेही की इस मामले की तरफ के जो अशराफिया है इसके पास जो मराआत हैं मुख्तलिफ जो इसकी सहूलत के लिए हमसे ली जाती हैं उसका खात्मा भी बड़ा ज़रूरी है। और बल्कि आपसे पहले मैं अरशद भाई को शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। अरशद साहब, ये क्या एक बेहतरीन मौका नहीं है कि आप काबीना में और फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो खैर आज सलाउद्दीन साहब ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया आपकी तरफ से, लेकिन काबीना में भी आप इसका शोर करें और जिस तरह से कल खालिद सिद्दीकी साहब और मुस्तफ़ा कमाल फ़ारूक सत्तार साहब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक अवामी इज्तिमा करके आप बताएं कि हुकूमत के इस फैसले के साथ आप नहीं हैं, क्योंकि कैसर भाई आपको शरीक मुजरिम कह रहे हैं इस मामले में। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कैसर भाई कि ये जो है, देखें बिजली जो है जिस हिसाब से ये पेट्रोल का जो रेट जिन्होंने बढ़ाए हैं वो डेफिनेटली जब इंटरनेशनली पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई थी तो उसी रेशो से उन्होंने कम नहीं किया था। और ये अभी 4 दिन का रेफरेंस देकर जो 4 दिन की पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं तो वो जाहिर सी बात है कि अगर ये 4 दिन बाद 6 दिन बाद ये कम हो जाती हैं तो क्या 6 दिन बाद ये कम कर देंगे। और एहतजाज डेफिनेटली हमारे तमाम सीनियर लीडरशिप ने इस पर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया है। वी आर नॉट विद दिस डिसीजन। लेकिन जहाँ आप बात करते हैं, अब ये गवर्नमेंट तो देखें ना, 8 तारीख को तो वैसे ही गवर्नमेंट डिसॉल्व हो रही है, 8 तारीख को तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने आ जाना है। 8 तय हो गई। लेट अस सी कि क्या केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अब क्या पॉलिसीज बनाती है। केयर टेकर गवर्नमेंट के पास मेजर पॉलिसी डिसीजंस तो डेफिनेटली नहीं होंगे। अरशद भाई, कमेटी के साथ ये तो मैं पेट्रोल में बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन 8 तारीख क्या तय हो गई? डेफिनेटली जो पब्लिकली इट हैज बीन ऑलरेडी अनाउंस्ड कि 8 तारीख को असेंबली डिसॉल्व हो जाएंगी। 8 तारीख तो किसी ने नहीं कहा सर। बहरहाल आप खबर दे रहे हैं मुझे 8 तारीख की। 8 अगस्त तक हो जाएंगी। 8 अगस्त तक असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बता दिया गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को क्या बता दिया गया? पाकिस्तान की आवाम को बता दिया गया है। नहीं, लेकिन अभी तो आप विद इन द कोलिशन डिस्कस कर रहे होंगे ना कि 8 अगस्त को तहलील कर देंगे। सर इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम, आपको भी पता है कि इससे ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करेगी। 8 अगस्त फिर तय हो गया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली 8 अगस्त के बाद कंटिन्यूएशन ऑफ दिस गवर्नमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, 8 अगस्त हो गया, वरना 9 तारीख को फिर जो है हम आपसे बात करेंगे दोबारा अरशद भाई, इंशाल्लाह। मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस सारी सूरत हाल में अब आप ये समझते हैं, एक सियासी आदमी है, आप लोगों के दरमियान उठते बैठते हैं, मैं कैसर साहब से भी ये सवाल पूछूंगा कि जाती हुई हुकूमत कभी भी इस तरह के फैसले नहीं करती है। नून लीग ने किस कॉन्फिडेंस में किया है कि हम 20 रुपये बढ़ाएंगे भी, 8 को असेंबलियां तहलील करेंगे, आगे इलेक्शन कैंपेन होगी और हमें कोई कुछ नहीं कहेगा? ये कैसे हो सकता है? देखें, कुछ सख्त फैसले गवर्नमेंट ने, अगर IMF के साथ कोई मुआहदा किया हुआ है और जो मुआहदा किया हुआ है, आपने ये देखा कि 2 साल तकरीबन लग गए, 1.5 से 2 साल IMF को दोबारा टेबल पर लाकर दोबारा मसले को रिजॉल्व करने में। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, PTI की गवर्नमेंट को जब ये पता चला कि अब उनकी गवर्नमेंट जा रही है, उन्होंने IMF के साथ जो मुआहदे किए थे उन्हें पेट्रोल की रेट बढ़ाने के बजाय उन्होंने कम कर दिए, सिर्फ इसलिए कि वो सिंपैथी गेन कर सके अवाम की। तो काबीना का आप भी हिस्सा थे अरशद भाई। और मुल्क की अवाम को उस जगह पे, उस नहज पर ले जाकर छोड़ दिया कि 2 साल लगे आपको। जब व्हेन यू आर इन नेगोशिएशंस, व्हेन यू आर इन एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, तो फिर आपको उसको, या तो आप करते नहीं, और आपने जब एक एग्रीमेंट किया है तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। भाई, जिस वक्त वो ये 10 रुपए कम कर रहे थे उस वक्त तो आप काबीना का हिस्सा थे, और उन दिनों तो आप शाम में पूछते थे काफिली वालों से भी कि किसी का फोन आया, क्या कह रहे हैं, इधर रुकना है, वहां जाना है। आप उस पर तनकीद कर रहे हैं? नहीं, हम तो उस वक्त भी इनके अगेंस्ट थे, उस वक्त भी इनकी मेजर पॉलिसीज के अगेंस्ट थे, जो कमिटमेंट्स उनकी की थी। सर, आप अपनी कमिटमेंट से मुताल्लिक है, लेकिन IMF वाले मामले पर तो नहीं। पैकेज देंगे, उन्होंने कराची के लिए जो पैकेजेस अनाउंस किए थे, वो कराची के लिए पैकेजेस उसका 1% इन इश्यूज पे आपने अपने तहफ्फुज़ात का इज़हार किया, लेकिन IMF वाले मामले पे नहीं किया था ना। कैसर भाई, हम कंटिन्यू उसका इजहार करते रहे, कंटिन्यू हम उनके खिलाफ ये बात करते रहे कि आप कराची के साथ। ठीक है, बिल्कुल, वो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन IMF वाला मामला नहीं। अरशद भाई, मैं जरा कैसर साहब से गुफ्तगू कर लूं ना। कैसर भाई, ये वाला मामला जो है ना, एक नेशनल पॉलिसी है,
आप नेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट या तो आप मुआहदा ना करें। कैसर साहब मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि अगर आपने गलत किया है या सही किया है, अगर आपने एक मुआहदा किया है, हाँ नहीं, वो तो डेफिनेटली उसको पूरा करना है, लेकर चलना है। हाँ, उसको तो पूरा करना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपके वो 2018 वाली हुकूमत की बात कर रहा था। खैर मैं दोबारा आऊंगा। कैसर भाई, ये जो सवाल मैंने किया था कि जाती हुई हुकूमत तो इतने मुश्किल फैसले करती नहीं है, वो तो चाहती है रिलीफ पे रिलीफ हो, ताकि वो इलेक्शन कैंपेन में बताया कि हमने क्या किया। ये कैसे करके चले गए? 20 रुपए का इजाफा क्यों करके चले गए? क्या गारंटियां इनके पास? देखें, पहले तो मैं इस बात पर हैरान हूँ कि 15 माह पहले का जो मुआहदा था उस पर तो बात की जा रही है। जो अभी पीडी हुकूमत ने 23वां प्रोग्राम IMF के साथ लिया है, उसकी बात करें, उसकी शराइत जो हैं वो कौम के सामने लाएं। जमात इस्लामी ने पहले दिन ये मुतालबा किया था कि इन शराइत को सामने लाएं कि किन शराइत पे ये कर्जा जो है वो दोबारा लिया जा रहा है। इसी तरह ना कोई चीज़ पार्लियामेंट में आती है, ना कोई चीज़ अवाम के सामने आती है, और पै दर पै जो है वो कीमतें बढ़ाते चले जाते हैं, और वो जो लोड है, वो बोझ है, वो सिर्फ अवाम पर पड़ता है। अभी ये कह रहे थे कि 8 तारीख को हुकूमत जो है वो जा रही है। मैं कहता हूँ जो इनकी कारकर्दगी है, इनको तो एक लम्हा नहीं रहना चाहिए और दोबारा कभी मुंह नहीं दिखाना चाहिए अवाम को, ऐसे हुक्मरानों को कि जो इन्होंने हाल कर दिया है कौम का, और जो हालात जो हैं वो पैदा कर दिए हैं। जो सवाल आपने किया कि किस कॉन्फिडेंस पे इन्होंने ये कीमत बढ़ाई है जाते जाते, तो मुझे तो यूँ लगता है कि इस हुकूमत को भी पता है कि शायद आने वाले दिनों में जो हुकूमत बनेगी वो वोटों के ज़रिए नहीं बनेगी। उनको कोई अवाम की ना फिक्र है, ना अवाम का उनको कोई दर्द है, ना उनको ये पता है कि खुदकुशियों की रेशो में कितना इजाफा हो चुका है और लोग भूखों मर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ खुदकुशी जो है वो कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने जो मंशूर अपना पेश किया, उसमें उबैद साहब हमने मुतबादल ज़राए बताए हैं कि कैसे हम IMF से जान छुड़ा सकते हैं। जिस तरह प्रोटोकॉल कल्चर है, जिस तरह बहुत बड़े पैमाने पर सहूलियात और पेट्रोल दिया जाता है, गाड़ियाँ, रहायशें इतनी बड़ी बड़ी, ये सारी चीजें उस मंशूर पे तो अमल दरामद उस वक्त होगा ना कैसर भाई, जब आप उस पोजीशन में हम ये आवाम को बताना चाहते हैं, आवाम को हम बताना चाहते हैं कि इस सारे मसले का हल अब सिर्फ जमात इस्लामी है। आपने 14 जमातों को बारी भाई पता नहीं है वो और आपको नजर आ गया कि PTI के हालात जो बद थे वो आज बदतरीन है। इन सारे लोगों के पास, इन 14 जमातों के पास किसी भी मसले का कोई हल नहीं है। चलें, ये आपका दावा हो सकता है, यकीनी तौर पर अगले इलेक्शन को लेकर सारे अपना मंशूर पेश करेंगे और सारे ये दावा करेंगे कि हल सिर्फ वही है। बहरहाल डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जो सारे मामलात हैं, मुझे तो इसमें कंसर्न सबसे बड़ा ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जाके हल्के में सियासत करनी है, लोगों को मुंह दिखाना है, उनसे वोट लेना है। ये जो आगे निगरान सेटअप आएगा जिसने IMF एग्रीमेंट को लेकर चलना है, वो तो फिर किसी को जवाब दे नहीं है। वो हमारा क्या असर करेगा सर? ये आपकी बात सही है। दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपकी बातों में। पहली बात तो ये है कि एक अफवाहें ये हैं कि शायद जो निगरान सेटअप ऐसा लेके आए जो इलेक्शन ही न कराए, और कोई ठीक है। मुझे इस वक्त एक लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने पर 22 अरकान को पार्टी से निकाल दिया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार, साबिक वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार और साबिक MNA सरदार मोहम्मद खान लगारी की बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी गई है। तमाम अरकान की तहरीक इंसाफ से रुकनियत फौरी तौर पर ख़त्म कर दी गई है। तहरीक इंसाफ ने पार्टी का नाम, ओहदा और रुकनियत के इस्तेमाल से भी इन तमाम लोगों को रोक दिया है। तो 9 मई के वाक़यात के बाद कुछ लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद छोड़ा और कुछ लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाल भी दिया, और आज भी यही लेटेस्ट है कि 22 लोग हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि खुसरो बख्तियार हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं और दीगर लोग हैं। इन्हें कहा गया है कि पार्टी का नाम, ओहदा जो है वो इस्तेमाल किसी सूरत नहीं करेंगे और इनकी जो बुनियादी रुकनियत है वो कर दी गई है। तो जो साथ रह गए थे उन्हें भी PTI ने बोला कि जाओ, नहीं चाहिए हो। अब पता नहीं होना क्या है, क्योंकि आगे डेफिनेटली जब इलेक्शन आगे होगा तोशा खाना। अच्छा चलिए उसकी बात कर लें। आगे हो गई तोशा खाना। चलें, अगला जो हफ्ता डेढ़ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है तोशा खाना के हवाले से। तोशा खाना के हवाले से चेयरमैन PTI ने तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई केस में अब बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। कहा है कि तहाइफ का सिर्फ इसलिए पूछा जा रहा है ताकि मुझे नाअहल कर सकें। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की एहलिया बुशरा बीबी समेत अबूरी जमानतों में 4 अगस्त तक तौसी कर दी है। यकीनी तौर पर यह इंतहाई अहम नोयत का मामला है और इस सिलसिले में जो मुकदमा है वो चल रहा है। इस पर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद जनाब सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें
जान खुलासी होती नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ एक और लाहौर हाईकोर्ट का रुख करते हैं। लाहौर हाईकोर्ट में जनाब साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस राहील कामरान शेख ने केस मजीद समाअत के लिए दूसरे बेंच को भिजवाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी है। तो यूँ परवेज़ इलाही की जो आप कह लीजिए इस वक्त नज़रबंदी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मुझे लगता है कि जब तक कि केसेस घूमते रहेंगे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, एक जज साहब से दूसरे जज साहब, तब तक वो मुकर्ररा वक्त ही पूरा हो जाएगा 30 दिन का। बिल्कुल ऐसे। और परवेज़ इलाही के वकील ने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि परवेज़ इलाही की तमाम मुकदमात में ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। इसके बावजूद डिप्टी कमिश्नर ने 1 माह की नज़रबंदी के अहकाम जारी किए। अदालती फैसलों के बाद परवेज़ इलाही को नज़रबंद रखना गैर कानूनी है, तो उनके वकील की जानिब से यह मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। तो परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ इस केस की समाअत हुई है। आगे अब हम कुछ बात कर लेते हैं। कौमी टीम जो है वो भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत का उसका जो मामला है वो कुछ ज़ेरे गौर है। इस मामले से मुताल्लिक अब ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा हाई प्रोफाइल कमेटी का इजलास अब होने जा रहा है। देखना यह है कि अब इस कमेटी में क्या है, क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट है इसमें क्रिकेट से ज़्यादा सियासी मामला जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बड़ा डोमिनेट करते हैं। जैसे अभी एशिया कप के मेज़बान हम थे, हमारे यहाँ मैचेस होने थे, लेकिन इंडिया ने कहा जी नहीं हमने नहीं आना, तो फिर वो हाइब्रिड मॉडल तरतीब दिया गया, श्रीलंका को इंगेज किया गया और वहाँ कुछ मैचेस हो रहे हैं। अब जो वर्ल्ड कप है उसका अब होस्ट जो है वो इंडिया है और इंडिया जो है वो ये चाहता है कि हम उधर जाके खेलें और इसके लिए शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया। लेकिन हम जाएंगे या नहीं ये फैसला होगा एक कमेटी, हाई प्रोफाइल एक कमेटी, हाई पावर एक कमेटी है और ये कमेटी 3 अगस्त को बैठ रही है, यानी कि कल का दिन छोड़ के परसों, और फिर पता चलेगा कि जनाब मामलात हैं क्या, हमारी टीम आया जा भी रही है या नहीं जा रही। तो इस मामले पर हम नज़र रखेंगे। लेकिन अभी आपको दिखाते हैं दिन भर की 20 अहम खबरें सुपर 20 में। जंग का वक्त गुजर गया, बातचीत से आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत। पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट के इफ्तिताही सेशन से आदा। हुकूमत ने तमाम इदारों के साथ मिलकर SIFC के क़याम को यकीनी बनाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब। वज़ीर इत्तलात ने फॉरेन मीडिया डिजिटल मॉनिटरिंग वॉल का इफ्तिताह कर दिया। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं रेडियो पाकिस्तान की नशरियात अब 52 ममालिक में सुनी जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, मुशावरत जारी। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम तजवीज़ कर दिए। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कल अपोजिशन जमातों के इजलास की सदारत करेंगे। निगरान सेटअप से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल होगा। सारे मुल्क में अगली हुकूमतें पीपल्स पार्टी की होंगी। वज़ीर इत्तलात सेंध शर्जील इनाम मेमन का दावा। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस फौज की तहवील में 102 मुलजिमों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल ने बताया फहरिस्त के साथ 9 मई को हमले की जगहों का भी बताया गया। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही ली फेंग की गुफ्तगू। दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके चीन वापस चले गए। घरेलू मुलाजिमा रिजवाना का इलाज करने वाले मेडिकल बोर्ड का इजलास। लड़की को खून लगाने का फैसला। इंजेक्शन भी लगाए जाएंगे, जिस्म में इन्फेक्शन ख़त्म करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का फ़ोन। रिजवाना तशद्दुद केस में पेशरफ्त से वज़ीर आज़म को आगाह किया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रिजवाना तशद्दुद केस की मरकजी मुलजिमा सोमिया आसिम की 7 अगस्त तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल। पंजाब हुकूमत का जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान। फैसला निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। चेयरमैन PTI की साफर इंक्वायरी कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। मेयर कराची का शहाबुद्दीन मार्केट और एम्प्रेस मार्केट का दौरा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मुतासिरीन के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो को डेनमार्क के हम मनसब का टेलीफोन। अपने ट्वीट में लिखा कुरान पाक की बेहुरमती के हालिया वाक़यात पर गहरी तशवीश है।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बाजोड़ धमाके की मजम्मत, हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दी। कोयटा के इलाके नवाकली में पोलियो टीम पर हमला, फायरिंग से सिक्योरिटी पर तैनात 2 पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू की मजम्मत। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए कौमी टीम भारत चली गई। कौमी हॉकी टीम अमृतसर से पहले दिल्ली और फिर चेन्नई जाएगी। और चीन में नेशनल फिल्म म्यूजियम में लाइट शो, हाजरीन रंगो नूर की बहारें देखकर महसूस होते रहे। अभी हम बात कर लेते हैं कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना के बारे में। लाहौर के जनरल अस्पताल में वो ज़ेरे इलाज है। डॉक्टर अब ये कह रहे हैं कि फोरेंसिक रिपोर्ट से मालूम हो चुका है कि ज़ख्म कितने पुराने और इनकी नौयत क्या है। यकीनन इसके बाद इस केस में कुछ अहम पेशरफ भी सामने आएगी और ये बड़ा एक अहम सवाल था, बहुत ज़्यादा कि किस हद तक तशद्दुद हुआ, कितने अरसे से हो रहा है, ये सारा कुछ पता चलेगा। क्योंकि जितनी उस बच्ची की हालत खराब है, जितने जख्म आए ना, वो ऐसा लग रहा था वेंटिलेटर तक जा रहा था। रोजाना ये कैलकुलेट किया जाता है कि लगना है वेंटिलेटर या नहीं लगना। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी भी इस मामले को प्रोब कर रही है, देख रही है, जबकि वफाकी पुलिस भी इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। और साथ साथ जो मकामी अदालत है उसने आज सोमिया आसिम को जमानत भी दी है। मामला तब तक है क्या, इस रिपोर्ट में जाने कि मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाली कमसिन घरेलू मुलाजिमा रिजवाना लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज। मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जोदत सलीम का कहना है कि कल की निस्बत रिजवाना की हालत बेहतर है, उसकी ऑक्सीजन की जरूरत कम हुई है। फॉरेंसिक टीम ने जख्मों के नमूने ले लिए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट से जख्म की नौयत और कितने पुराने हैं इसका पता चल सकेगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता किया। घरेलू मुलाजिमा रिजवाना पर तशद्दुद केस के हवाले से बातचीत की गई। वजीर आला ने बच्ची की सेहत और इलाज से मुताल्लिक भी आगाह किया। वजीर आजम ने मजलूम खानदान की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाई है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए कल इजलास बुला लिया है। रिजवाना तशद्दुद केस से मुताल्लिक तमाम तफसीलात भी तलब की गई हैं। तो मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है इस बच्ची की। अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जान लेते हैं। अरसलान, बताइएगा इस वक्त रिजवाना की हालत कैसी है, और ये भी बताएं कि कल एक टेस्ट उनका किया गया था कि उन्हें जहर तो नहीं दिया गया, उस हवाले से क्या खबर आ रही है? जी बिल्कुल, जैसे ही कल वज़ीर आला पंजाब जो थे वो जनरल हॉस्पिटल गए, उसके बाद एक मेडिकल बोर्ड जो है वो आज तश्कील दिया गया है इस जो रिजवाना के हवाले से, क्योंकि वो इस वक्त ICU में ज़ेर इलाज, आज 9वां रोज़ है उन्हें जनरल हॉस्पिटल में, और एक अच्छी और वहाँ पर बेहतरीन इलाज मुआलजा जो है उन्हें फ़राहम किया जा रहा है। आज जो 12-13 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया था वज़ीर सेहत की जानिब से, उसमें स्पेशलिस्ट जो कार्डियोलॉजिस्ट थे और उसके साथ साथ पल्मोनोलॉजिस्ट थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे और साथ दीगर जो डॉक्टर्स थे, वो तमाम जो है वो अब इलाज मुआलजा जो है वो कर रहे हैं और इसकी देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि डेली की बुनियादों पर जो ज़रूरी टेस्ट थे वो अब किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ आज उनकी कुछ जो अद्वियात थी वो भी तब्दील की गई है, एंटीबायोटिक्स को भी तब्दील किया गया। मेडिकल बोर्ड की जानिब से बताया जा रहा है कि जो रिजवाना है इसकी हालत जो है वो उसमें उतार चढ़ाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उसके जो लंग्स थे, फेफड़े, उनमें जो था वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन था, जिसके बाद उन्हें तो जो ट्रीटमेंट के बाद क्लियर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो सेचुरेशन है, ऑक्सीजन का लेवल है, अभी भी हालत जो है वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। अरसलान, ये भी बताइए मेडिकल रिपोर्ट में क्या सामने आया कि जो ज़ख्म रिजवाना के जिस्म पे मौजूद हैं, हड्डियाँ टूटी हुई हैं, क्या पुराने ज़ख्म भी हैं कुछ? जी बिल्कुल, मेडिकल रिपोर्ट में तो ये बात जो है वो बिल्कुल वाज़ेह सामने आ गई है कि उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात थे, जिनमें तमाम जो तशद्दुद के निशानात हैं वो ताज़े हैं, और क्योंकि उसकी जो बैकबोन का जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और वहाँ पर आज भी बैंडेज जो था, पट्टी जो थी दोबारा से की गई है, डॉक्टर्स की जानिब से बताया गया है, और इसके साथ साथ आज एक ब्लड की बोतल भी जो थी वो इजाफी लगाई गई है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में ये बात जो है वो बिल्कुल क्लियर सामने आ चुकी है कि उसके जिस्म पर जो तशद्दुद के निशानात हैं वो क्लियर हैं, और उसके बाद वो ताज़ा हैं। और इसके ऊपर मज़ीद जब जैसे मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, तो जो 13 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, अब ये उसकी तशखीस कर रहा है कि किस तरीके से अब जो है वो आगे ट्रीटमेंट को लेकर चलना है, क्योंकि आज कुछ अद्वियात भी जो है वो मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद अब अद्वियात भी चेंज की गई हैं, और जो 13 रुकनी मेडिकल बोर्ड है वो पूरी कोशिश कर रहा है जो ये बच्ची है रिजवाना ये सेहतयाब हो सके। बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आप लोगों को बताते हैं कि शोधाए वतन को सलाम, पाक फौज के हेलीकॉप्टर के लसबेला हादसे को 1 साल
साल मुकम्मल हो गया है। शोहदा की आज पहली बरसी है। 1 अगस्त 2022 को लसबेला के मकाम पर पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हेलीकॉप्टर रवाना किया गया था। रेस्क्यू मिशन की क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कर रहे थे। मौसम की खराबी के पेश नज़र हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। इस अलमनाक हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट में तलहा और नाइक मुदस्सिर फयाज शहीद हो गए थे। ब्रिगेडियर अमजद हनीफ हाल ही में मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की पा चुके थे। तो आज इस हादसे को, इस वाक़े को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। यकीनी तौर पर ये सैलाबी सूरत हाल थी और इसमें हमेशा पाक फौज के जो जवान हैं वो पेश रहते हैं, अफसरान भी पेश रहते हैं और 1 साल पहले ये अंधोनाक वाक़या हुआ। एक और ख़बर आपको बताएं, बाजोड़ धमाके के बाद इस वक्त जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की, वो ये है कि यहाँ पर पूरे के पूरे सूबे में सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई है, हाई अलर्ट पर है। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को इस सिलसिले में जो है वो मुरासला लिख दिया है। मुरासले के मुताबिक अमन व अमान की संगीन सूरत हाल है। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र ये इक़दाम उठाया गया है। तमाम हुक्काम को इस पर सख्ती से फ़ौरी अमल दरामद की हिदायत की गई हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इस वक्त इंतखाबी मुहिम एक तरफ चलनी है और दूसरी तरफ दहशतगर्दी के ये वाक़यात हैं। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सी सिचुएशन। आई होप कि सब कुछ खैर आफियत गुजर जाए। बिल्कुल ऐसे ही इंटरनेशनल कुछ हम खबरें भी शामिल कर लेते हैं। भारतीय रियासत हरियाणा का रुख कर लेते हैं। मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान यहाँ पे फसादात के नतीजे में 5 अफराद अब तक हलाक हो गए हैं। हिंदू व इंतहा पसंदों ने मस्जिद पर हमला करके नायब इमाम को भी शहीद कर दिया है। रियासत हरियाणा का ज़िला नूह है जहाँ की ये पूरी सूरत हाल है। हो क्या रहा है आप देखें कि जिला नूह में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जुलूस के दौरान झड़पों में मुताद्दिद अफराद जख्मी हुए। रात ने गुड़गांव और गुरुग्राम को भी अपनी लपेट में लिया और गुड़गांव में मुजाहिरीन ने मुताद्दिद गाड़ियों को आग लगा दी, दुकानों में तोड़फोड़ की। गुरुग्राम में इंतहा पसंदों ने मस्जिद पर हमला किया और नायब इमाम को शहीद कर दिया। फसादात फूट पड़ने के बाद हरियाणा में सूरत हाल काबू करने के लिए इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करते हुए दफा 144 नाफिज कर दी गई। तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। हरियाणा के महकमा दाखिला ने विफाक से इजाफी फोर्स तलब कर ली है। दूसरी जानिब हरियाणा के मंदिर में फसादात के सबब फंसे 2500 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। हरियाणा के वजीर आला ने मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील की है। तो बहरहाल भारत में तो ये हर दिन का ही मामला है, कभी कहीं फसाद, कभी कहीं पर दफ़ा 144 और कभी कहीं पर इंटरनेट सर्विस की बंदिश। हम बात करते हैं ज़रा पाकिस्तान के सूबे पंजाब की, जहाँ पर फिल्म की बंदिश रही। फिल्म रिलीज़ हुई बारबी और फिर फिल्म को देखने के लिए लोग जो है वो इंतज़ार करते रहे कि जनाब ये कब सिनेमाज में लगेगी, हम कब देखने जाएंगे। लेकिन सेंसर बोर्ड है उसने बोला कि नहीं। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि सेंसर बोर्ड का जो फुल बोर्ड है उसने हॉलीवुड फिल्म को नुमाइश के लिए पास कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। फिल्म का फुल बोर्ड रिव्यू चेयरमैन तोकीर नासिर ने देखा। फिल्म अब सिनेमा घरों में जल्द ही रिलीज कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर फुल बोर्ड के रिव्यू शो का कहा गया था। तो अब ये पाबंदी खत्म हो गई है। पूरी दुनिया में बारबी ने जो है ना वो अरबों डॉलर लगाकर मार्केटिंग की। थोड़े से पैसे पाकिस्तान के सूबे पंजाब पे भी लगाते हैं, यहाँ पे जल्दी से फिल्म जो रिलीज हो जाती। हम आपसे मिलेंगे कल शाम 5:03 पे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।